धीरू भाई अंबानी ने पर्सनल ब्रांड बनाया था या कंपनी बनाई थी? कंपनी बनाई थी। आज वो ब्रांड है कि नहीं है? एक बार MBA चाय वाले की चाय पी ली और उसके बाद शांत हो गया इंसान। हाँ, लेकिन चाय तो बिकने वाला प्रोडक्ट है ना, चाय तो बहुत बिकता है, पर इसका फेलियर का रीज़न ये पर्सनल ब्रांड है या चाय है? और एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल पर आज और कह दूं, MBA चाय वाला के बाद दूसरा बड़ा बिजनेस होने वाला है डॉली चाय वाला। फ्रेंचाइजी होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों करना चाहिए इसको? मैंने देखा कि ये तो बहुत बेहतरीन सिस्टम है जिससे कि हम एक इंसान को जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की फ्रेंचाइज बताओ कंपनी की। कि किसी को अगर किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है तो किस कैटेगरी की देखे, किस ब्रांड की देखे, कितना ROI देखे, कितना इन्वेस्टमेंट देखे, थोड़ा सा प्लीज़ उसके बारे में बताइए। कंपनी अगर फ्रॉड करती है तो वो पब्लिक की वजह से करती है, हम बाद में गलती कंपनी की बता देते हैं। फ्रेंचाइजी गेम उनके लिए है जिनके पास पैसा है, जिसको बोलते हैं FU मनी, और वो इन्वेस्ट करें, आराम से पीछे बैठे और वो पैसा बनाए। ऐसा ये मेरी सोच सही है कि गलत है? मिथ है सर, ये बिल्कुल गलत सोच है सर। आई वॉज द फर्स्ट हु वाज सेलिंग फ्रेंचाइज थ्रू यूट्यूब इन इंडिया। लेकिन जब आपने मर्सिडीज परचेज कर ली, महीने भर आप उसमें घूम लिए, तो क्या पागलपन रहने वाला है? नहीं। क्या आपको पता है कि लोग घर बैठे करोड़ों रुपए बना रहे हैं फ्रेंचाइजी से? अब दो तरह की फ्रेंचाइजी होती है, एक MBA चाय वाला जैसी जो चलते ही पिट जाती है, और दूसरी तरह की फ्रेंचाइजी होती है जैसे हल्दीराम की। हल्दीराम के फाउंडर को कोई जानता ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ली हुई है वो करोड़ों रुपए बना रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है आशीष को, जो कि एक फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हैं। वो बताते हैं कि इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि डॉली चाय वाला की फ्रेंचाइजी आने वाली है, क्या वो चलेगी या नहीं चलेगी। और इवन अगर आप सोच रहे हो कि आपको फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना है, उससे पैसे बनाने हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजर है। ये एक पूरा मास्टर क्लास है, इसमें संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को जानना और सीखना है, आप इस पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देख सकते हो। आशीष भाई, वेलकम टू द DD शो, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए। सेम हियर। कैसे हो आप, पहले बताओ। मज़ेदार एज यूजुअल। भाई आपने देखा दुनिया कहाँ से कहाँ घूम जाती है। हम 10 साल पहले मिले थे, 9-10 साल पहले, बिल्कुल, और आज हम दोबारा पॉडकास्ट में मिले हैं। डेफिनेटली मुझे हम दोनों यकीन की नहीं होता। इनिशियल जर्नी थी। मुझे यकीन नहीं होता भाई कि दुनिया कितनी छोटी है। मैं ऑडियंस को एक बारी बता दूं कि हम बुक फेयर में मिले थे पहली बार, और जब मैं नौकरी कर रहा था तो मैं बुक लेके ऐसे बेचता था वहाँ पे। एंड उसके बाद से जब आपने अपना यूट्यूब भी चालू किया था। बिल्कुल नहीं किया था, मैं सर्च कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, क्या करूँ, तो आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग, माय डेस्टिनी। उस टाइम पे मैं अपनी जॉब क्विट करने वाला था, डिसाइडेड था, और आप भी सर्च कर रहे थे, तो हमारा करियर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, बिल्कुल। अमेजिंग भाई, और दोनों के सेम से ही सब्सक्राइबर है हमारे, है ना? बस क्या बात है। 10 साल में हमने काफ़ी ग्रोथ करी है दोनों ने। ऑलराइट भाई, ये जो आपका मॉडल है, आप थोड़ा सा एक बारी अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस के लिए आप नए हो, और बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे क्योंकि बिजनेस वाला नीश है हमारा। तो एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप क्या करते हो, कैसे इस फील्ड के अंदर आए, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए भाई। बेसिकली जैसे आपने बताया कि 9 साल पहले मैं सर्च कर रहा था, मुझे कुछ करना है, तो बहुत सारे बिजनेस मैंने किए उससे पहले, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिससे मुझे किक मिले। तो जब मैं बहुत सारे अलग अलग एग्जीबिशन में जाता था, जैसे उस बुक एग्जीबिशन में गया, कोई बिजनेस एग्जीबिशन में गया, कोई एक्सपो लगा वहाँ गया, तो एक बार मैं एक फ्रेंचाइजी एग्जीबिशन में गया। वहाँ पर मैंने देखा कि लोग किस तरीके से पागल हैं, उन्हें कोई बिजनेस चाहिए। अच्छा। और जब वहाँ पर मैंने सारे बिजनेस स्टडी किए, तो मैंने क्या देखा कि किस तरीके से लोग लूट रहे हैं। बिजनेस अच्छा है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ये था कि बस कोई आ रहा है, मुझे बिजनेस लेने के लिए आ रहा है, बस मुझे बिजनेस बेचना है। तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान में आज कितने लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है बिजनेस करने के लिए। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पर सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी सही लोगों को मिले। तो वहीं से फ्रेंचाइजी के बारे में पता चला, मैंने डीप स्टडी की, मैंने देखा कि ये तो बहुत बेहतरीन सिस्टम है जिससे कि हम एक इंसान को जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की फ्रेंचाइज बताओ कंपनी की, कि आपको अगर कोई बिज़नेस करना है तो आप फ्रेंचाइज बताओ पर आइए, हम आपको ऐसे बिज़नेस से मिलवाएंगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आप उनके साथ जुड़कर अपने लिए बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
Amazing. और यूट्यूब के जरिए मैंने बेचना शुरू किया। आई वॉज द फर्स्ट हु वाज सेलिंग फ्रेंचाइज थ्रू यूट्यूब इन इंडिया। आपने अपनी खुद की भी फ्रेंचाइजी निकलवाई है या लोगों को आप कंसल्ट करते हो कि वो कोई फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करें? हम लोग फ्रेंचाइजी बताओ कि फ्रेंचाइजी भी सेल करते हैं, बट दो इट इज़ वेरी लिमिटेड और बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं उसके, लेकिन हमारा 99.9% जो काम है हम दूसरे ब्रांड्स की फ्रेंचाइज सेल करते हैं। दूसरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी किस तरीके से करते हैं, ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं, ब्रांड को सिखाते भी हैं और साथ साथ में जिनको बिजनेस करना है उनको सही ब्रांड तक पहुंचाते भी हैं। ये हमारा मेन काम है भाई। सॉरी टू कट यू, ऐसे कोई ब्रांड हैं जो बड़े बड़े ब्रांड है जिनके साथ आपने काम किया, कुछ नाम लेना चाहते हो, बताना चाहोगे? बिल्कुल, बीकानेर वाला के साथ हमने काम किया हुआ है। हम लोगों ने संजीवनी मेडिकल के साथ काम किया है, मोती महल डिलक्स के साथ हमने काम किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंडिया में मोमो मैजिक कैफ़े एक बहुत बेहतरीन ब्रांड है, उसके साथ हमने काम किया हुआ है। एक गोली सोडा है, आज उसकी 300 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है, उनके लिए हमने काम किया हुआ है। लिबर्टी के साथ हमने काम किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। मेरे यूट्यूब पर जाएंगे तो यू विल फाउंड मोर देन 500 ब्रांड्स जिनके साथ मैंने काम किया हुआ। जंबो किंग। जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है ना, फ्रेंचाइजी नाम सुनते ही ऐसा आ रहा है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस है, लेकिन उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तब जाके शायद वो अपनी फ्रेंचाइजी निकालते हैं। फ्रेंचाइजी होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों करना चाहिए इसको, थोड़ा सा भाई प्लीज उसके बारे में बताइए। मैं ब्रांड प्रोस्पेक्टिव से बताता हूँ। मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मुझे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी में क्यों लाना चाहिए, हम उस प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपना फ्रेंचाइज करना चाहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 आता है कि आप डुप्लीकेबल हैं कि नहीं है। जैसे कोई ऐसा बिजनेस है जो मुझ पर ही डिपेंडेंट है, लाइक आई एम ए कंसल्टेंट, लोग मुझसे कंसल्टेंसी लेने आते हैं और मेरे एम्प्लॉय से भी कंसल्टेंसी नहीं लेते, सिर्फ मुझसे ही कंसल्टेंसी लेते हैं। मैं हूं तो वो बिजनेस है, मैं नहीं हूं तो वो बिजनेस नहीं है। तो ऐसे बिजनेस की फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती है। ये बिजनेस डुप्लीकेबल नहीं है। तो पहला प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जो बंदा खुद पैसा नहीं कमा रहा वो दूसरों को क्या कमा के देगा। दूसरा डुप्लीकेबल होना चाहिए और तीसरा एक प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी थर्ड पार्टी को हमने बिजनेस दिया और उसके बाद वो बंदा चला ही नहीं पा रहा क्योंकि उसको चलाने के तरीके ही नहीं पता है। ठीक है। तो प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं उसके बाद आप फ्रेंचाइजी में आ सकते हो। फ्रेंचाइजी में क्यों आना चाहिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। आज अगर आपको अपना बिजनेस स्केल करना है, बिजनेस बड़ा करना है, तो आपके पास क्या रास्ते हैं कि आप मल्टीपल शहर में जाएं, अपने ऑफिसेस खोलें, अपनी दुकानें खोलें। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप खोल सकते हो, लेकिन क्या आप सब जगह खुद से चला सकते हो? नहीं। आपको उसके लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, पीपल चाहिए। तो पीपल मैनेजमेंट स्किल सबके पास नहीं होती है। मनी मैनेजमेंट करना आसान है, पीपल मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो आपके बिजनेस को अपना समझकर काम करें, और उनको ढूंढना भी तो मुश्किल है। फ्रेंचाइजी के जरिए मिल जाते हैं ना। हिंदुस्तान में आप देखिए कि हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि वी आर द पीपल ऑफ मोर देन 140 करोड़। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारी। तो आज इतने ज़्यादा लोग हैं, तो इसमें कितने लोग हैं जो बिजनेस ढूंढ रहे हैं, जो परेशान हैं, जो 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हो, चाहते हैं मैं कुछ करूं, पैशन है, जुनून है उनके अंदर, उनको सही चीज़ नहीं मिल रही है और आपको सही लोग नहीं मिल रहे हैं। अगर दोनों आपस में मिल जाए तो क्या कुछ बड़ा हो सकता है? तो फ्रेंचाइज इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को नया व्यापार दे सकते हो, उनके सपने पूरे कराने में उनकी मदद कर सकते हो। आप अपने ब्रांड मल्टीपल सिटीज़ में लेकर जा सकते हो, अपनी क्वालिटी, अपनी यूएसपी को मल्टीपल लोकेशंस पर लेकर जा सकते हो। इसलिए आपको फ्रेंचाइजी पे जाना चाहिए। और एक छोटी सी बात और क्यों जाना चाहिए, आप एक दुकान पर 100 करोड़ का भी बिजनेस करोगे तो आप एक दुकान हो, और अगर आप 50 करोड़ का बिजनेस 100 दुकानों से करोगे तो आप एक ब्रांड हो। ब्रांड की परिभाषा कोई भी ना उसके टर्नओवर से नहीं लगाता, उसकी प्रेजेंस से लगाता है। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको अपना ब्रांड खोलना है, आपको अपनी आपको अपना पर्सनल ब्रांड खोलना है, या आपको अपनी कंपनी खोलनी है। इनमें से क्या डिसाइड करोगे आप? मुझे कंपनी खोलनी है सर। क्योंकि उस कंपनी के जरिए मैं लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊंगा। पर्सनल ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। आज धीरूभाई अंबानी ने पर्सनल ब्रांड बनाया था या कंपनी बनाई थी? कंपनी बनाई थी। आज वो ब्रांड है कि नहीं है? करेक्ट। आज अडानी ने कंपनी बनाई है कि पर्सनल ब्रांड बनाया है? तो जब आप कंपनी की तरफ जाओगे, लोगों को जोड़ोगे, लोगों को सही वैल्यू दोगे, तो आप अपने आप ब्रांडिंग कर लोगे। फ्रेंचाइजी वर्ड जब मेरे दिमाग में आता है ना भाई, तो मैं सोचता हूँ कि फ्रेंचाइजी गेम उनके लिए है जिनके पास पैसा है, जिसको बोलते हैं FU मनी, और वो इन्वेस्ट करें, आराम से पीछे बैठे और वो पैसा बनाए। ऐसा, ये मेरी सोच सही है कि गलत है? मिथ है सर, ये बिल्कुल गलत सोच है सर।
सॉरी, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट है. सॉरी, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज प्योर बिजनेस. और जिसने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज पढ़ी है तो पहला चैप्टर यही है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क. ठीक है. जिस बिजनेस में रिस्क नहीं है वो बिजनेस नहीं है. और जब मैं फ्रेंचाइज कहता हूँ, इट इज प्योर बिजनेस. जब ये प्योर बिजनेस है तो इसमें रिस्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. होना चाहिए. तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं आप इन्वेस्टमेंट करो, सॉरी आप पैसे लगाओ, आप हमारी फ्रेंचाइजी लो और घर में बैठ के मौज करो, तो उसमें मैक्सिमम होता क्या है, रिस्क कोई और ले रहा होता है कई बार. ठीक है. ये मॉडल है, हम इसके बारे में बात करेंगे. फोको, ये अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं. रिस्क कोई ना कोई तो ले ही रहा होता है रिस्क. भाई इन मॉडल को डिस्कस करने से पहले ना मैं थोड़े फेलियर के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि फेलियर से इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है. सबसे ज़्यादा सीख वहीं से होती है. MBA चाय वाला का मॉडल एग्जैक्टली सेम था कि वो फ्रेंचाइजी बांट रहा था, सोशल मीडिया के थ्रू जाता था, उस स्टोर पे गया, भीड़ लग गई, भीड़ लगने के बाद लोग वहाँ पे आ गए और एक दिन सेल हो गई, शायद दूसरे दिन खाली पड़ा, एक मच्छर भी नहीं जा रहा वहाँ पे. तो वो MBA चाय वाला का जो फ्रेंचाइजी मॉडल बर्बाद हुआ या वो बिल्कुल बैंड करप्सी पे आ गया, तो वो ऐसा हुआ क्यों, क्या रीज़न था? क्योंकि उसका पर्सनल ब्रांड था, उसके पास सारी SOP होंगी, सारी प्ले बुक्स होंगी, सब कुछ होगा उसके पास, लेकिन वो फेल क्यों हुआ? क्या एक डीप रीज़न रहा है उसके पीछे? वो एक पर्सन ड्रिवन बिजनेस था. बिजनेस जब भी पर्सन ड्रिवन होंगे तो लोगों की आदत क्या है कि आप या हम कोई भी चीज़ें हैं, आज हमारा ही क्या है कि हमें एक गाड़ी लेनी है, सपोज कि मर्सिडीज़ लेनी है हमें. जब तक हमें वो नहीं मिली है तब तक हम उसके लिए क्यूरियस हैं, हम उसके लिए पागल हैं. लेकिन जब आपने मर्सिडीज़ परचेज कर ली, महीने भर आप उसमें घूम लिए, तो क्या पागलपन रहने वाला है? नहीं रहने वाला है. तो जब तक प्रफुल्ल बिल्लोरे जी, MBA चाय वाले, मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छे इंसान हैं. लेकिन आप सोचिए कि जब तक आप उनसे नहीं मिले हो तो आप उनके भक्त हो गए, लेकिन उनसे आप 4 बार मिल लोगे उसके बाद वो भक्तपना कम हो जाता है. तो ऐसा ही हुआ ना, MBA चाय वाला के नाम पर लोगों ने फ्रेंचाइजी तो ले ली, लेकिन जो यूज़र वहाँ पर चाय पीने आते हैं या फिर जो उनके कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, एक बार पी ली, बात खत्म हो गई. आपको बार बार ग्राहक प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस से मिलते हैं, पर्सन ड्रिवन से बिजनेस से नहीं मिलते हैं. और एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल पर आज और कह दूं, MBA चाय वाला के बाद दूसरा बड़ा बिजनेस होने वाला है डोली चाय वाला. तो ये फेल भी हो सकता है, फेल होगा. मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता हूं, लेकिन यहां पर मैं कह देता हूं कि कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि चलेगा, क्योंकि ये भी पर्सनल ब्रांड ड्रिवन है. मैं यही बात कह रहा हूं आपको, ये कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता. क्योंकि आप सोचिए कि डोली चाय वाला क्यों चला. क्योंकि वो चाय स्टाइल से चाय पिलाता था. उसके बावजूद भी लोग उसके पास आते थे, फोटो खिंचवाते थे, ब्लॉगिंग करते थे और चले जाते थे. वो ब्रांड कब बना? जब बिल गेट्स वहां पर आकर चाय पी के गया और बिल गेट्स ने उसको प्रमोट कर दिया. अच्छा, चुपचाप आके चाय पी के चला जाता तो भी कुछ नहीं होता. करेक्ट. अब उसकी वजह से, बिल गेट्स की वजह से, डोली चाय वाला के जैसे नहीं, बिल गेट की वजह से वो दुनिया की नज़रों में आ गया. करेक्ट. और दुनिया में की नज़रों में आने की वजह से बहुत सारे पूंजीपतियों ने उस पर पैसा लगा दिया. अब सोचिए किसी भी इंसान का फेम कितने लंबे समय तक रहता है. करेक्ट. ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता. आप सोचिए कि मैं 2-3 नाम लेता हूँ, श्रीदेवी, लता मंगेशकर, मतलब कि स्वर सामग्री, मतलब लोग पूजा करते हैं उनकी, मंदिर में फोटो रखते होंगे लता जी की. क्या आज लोग रोते हैं उनके जाने की वजह से? नहीं. 2 दिन रोए, 4 दिन रोए. आपके परिवार में कोई चला जाता है तो 4 दिन रोते हो, 10 दिन रोते हो, उसके बाद भूल जाते हो. हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है और हम किसी एक चीज के पीछे जिंदगी भर रह ही नहीं सकते हैं. तो एक पर्सन के पीछे कैसे जिंदगी भर रहोगे? आप कोई भी बड़े ब्रांड ले लो, मैं कहता हूं 100 बड़े ब्रांड ले लो, कोई भी एक ब्रांड अगर पर्सन ड्रिवन है तो मुझे बता दो. करेक्ट. मैकडोनल्ड के ओनर को जानते हो क्या? नहीं. डोमिनोज के ओनर को जानते हो क्या? पिज्जा हट के ओनर को जानते हो क्या? लिबर्टी के ओनर को जानते हो क्या? पर्सनली आप जानते होंगे, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं उन यूजर्स की जो वहां पर जाकर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं. उनके ओनर को आप नहीं जानते हो, आप उनके प्रोडक्ट को जानते हो, उनकी सर्विस को जानते हो, उनकी क्वालिटी को जानते हो, इसलिए आप बार बार वहां जाते हो और बार बार वो रेफर करते हो. हर आदमी का आइडियल कोई और हो सकता है कि आपका आइडियल शाहरुख खान हो, मेरा आइडियल अक्षय कुमार हो, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है. क्या आपके कहने से अक्षय कुमार मेरा आइडियल हो जाएगा या आपका हो जाएगा? नहीं होगा. तो ये आप माउथ टू माउथ रेफरल, जो सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, क्या वो यहां पर काम करेगी?
भाई जा डोली चाय वाला पे चाय पी क्या, वो बहुत अच्छी स्टाइल से बनाता है, पर वो होगा ही नहीं वहाँ पे। वो होगा ही नहीं। बट एक और चीज़ है भाई, आपने बोला कि एक बार MBA चाय वाले की चाय पी ली और उसके बाद शांत हो गया इंसान। हाँ। लेकिन चाय तो बिकने वाला प्रोडक्ट है ना, चाय तो बहुत बिकता है, पर इसका फेलियर का रीज़न ये पर्सनल ब्रांड है या चाय है? चाय भी है, दोनों चीज़ें हैं। एक बार तो क्योंकि चाय उसकी महंगी थी, एयर कंडीशन रूम के अंदर थी। आज अगर आप अपनी बात करें, हम लोग 200 300 400 500 रुपए की चाय अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या हम 200 300 रुपए की चाय अकेले बैठकर पीने कहीं जाएंगे क्या? नहीं। तो सोचो कि जनता तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, वो क्यों 40 रुपए की चाय पीने जाएगी, 50 रुपए की चाय पीने जाएगी, जब वही चाय या उससे बेहतर क्वालिटी की चाय आपको बाहर 10 रुपए में मिल रही हो। पर अगर वही चाय हम सागर रत्ना में पीने जा सकते हैं, कॉफ़ी पीने जा सकते हैं, कितनी बार जाते हो? हाँ ये भी है कि हम उसमें डोसा खाने के लिए जाते हैं स्पेशली। आप जब जाते हो तो आपने जस्ट थर्स्ट की वजह से या फिर अपनी आदत की वजह से आपने पी ली। लोग स्पेशली नहीं जाते हैं। कंज्यूमर्स ही, आपके ग्राहक ही आपको ब्रांड बनाते हैं। आपने अपने ग्राहकों का चयन सही से नहीं किया। यू आर ए बिग डिजिटल कोच, आप कोचेज को सिखाते हो, यही तो सिखाते होगे कि आप अपना कंज्यूमर पर्सोना कैसे बनाओ। करेक्ट। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, बाकी सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, जितनी भी चीजें हैं। तो आपने अपना कंज्यूमर पर्सोना सही से नहीं बनाया। ये ब्रांड फेलियर का, किसी भी ब्रांड फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपका लोगों को गलत तरीके से मार्केटिंग करना हो सकता है, आपका ये हो सकता है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ले ली, ROI सही टाइम पे नहीं आया, ऐसे बहुत सारे रीज़न होंगे। मुझे आपसे बात करके एक चीज़ फील हो रही है, जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो B2B के लिए कम है और B2C के लिए ज़्यादा है। 100% यही है। 100%। दो चीज़ें हैं, जब आप एक ब्रांड हो और आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो आप B2B हो, लेकिन एक फ्रेंचाइजी जिसने ले ली वो अल्टीमेटली तो B2C पे जाएगा ना। आपने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ली तो मैकडोनल्ड के लिए तो आप B2B हो, क्योंकि यू आर ए बिजनेसमैन, ही इज ए बिजनेस। लेकिन जब आप मैकडोनल्ड कहीं खोल लोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? 30 35 40 रुपये खरीदने वाला ग्राहक चाहिए आपको। आप सोचिए, मैकडोनल्ड जैसे ब्रांड को इंडिया में 29 रुपये का बर्गर लॉन्च करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करेक्ट। जब तक नहीं आया था तब तक मैकडोनल्ड की क्या पोजीशन थी, उसके बाद क्या हो गया? डोमिनोज को 49 रुपीज़ में पिज्ज़ा लेकर आना पड़ा कि नहीं पड़ा? आना पड़ा। तो वैसे तो फिर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है अगर देखा जाए तो। वो सारी अंदर की बातें हैं, लोग करते हैं। आप प्रॉफिट निकालना ही तो बिजनेस है। क्वांटिटी गेम है सारा, क्वांटिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 49 वाले पिज़्ज़ा में आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है जो आपको 300 रुपये के पिज़्ज़ा में मिलेगी, 400 रुपये के पिज़्ज़ा में मिलेगी। उतना बड़ा बेस आपको नहीं मिलने वाला है। आप प्राइस में जब आप कहीं पर भी डाउन कर रहे हैं तो क्वालिटी में भी डाउन जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंचाइजी के भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे फोको बोला आपने, फिर COFO हो गया, FOCO हो गया। ये क्या है, एक बार पूरा समझाइए, और ये कितने होते हैं? हाँ बिल्कुल, जितना मैं लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, 4 मॉडल समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहला COCO, कोको। कोको का मतलब क्या है? C स्टैंड फॉर कंपनी, O स्टैंड फॉर ओनरशिप एंड अनदर O स्टैंड फॉर ऑपरेशन। ओके, ठीक है, मतलब वहां पर ओनरशिप किसकी है और ऑपरेशन कौन कर रहा है। कोको में क्या हुआ? कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड, मतलब आपने अपना खुद का स्टोर खोला और चला भी आप ही रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी आपकी है और चला भी आप ही रहे हो। अच्छा। जैसे बहुत सारे पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, यह पेट्रोल पंप कंपनी द्वारा स्वामित्व पेट्रोल पंप है, संचालित और स्वामित्व पेट्रोल पंप है, लिखा होता है पेट्रोल पंप के ऊपर। अच्छा। इसका मतलब इंडियन ऑयल ने ही वहां पर पेट्रोल पंप खोला है और वही चला रहा है, मतलब जिसकी कंपनी है उसने, हाँ वही चला रहा है। उसने मल्टीपल, जैसे वाव मोमोज है, वाव मोमोज ने स्टार्टिंग में और अभी तक भी सारे जितने भी ब्रांड खोले अपने खुद के ही खोले थे, कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। फंडिंग मिली, उस फंडिंग से उन्होंने खोल लिया जगह जगह पर। तो ये भी एक फ्रेंचाइजी है, मल्टीपल जगह दिख रही है ना। अब लोगों को क्या पता कि वो किसी और को दिया है कि खुद से खोला है। आपका ब्रांड विजिबल तो मल्टीपल लोकेशंस पे हो रहा है ना। तो ये हो गया कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। दूसरा होता है FOCO, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर कि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है मल्टीपल स्टोर्स खोलने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप मार्केट में बोलोगे कि आप फ्रेंचाइजी बनो हमारे साथ, लेकिन आपको बिजनेस चलाने की जरूरत नहीं है, चलाएंगे हम। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि फ्रेंचाइजी ले ली और आप आराम से बैठ गए। ठीक है। तो ये FOCO मॉडल है, दिस इज वन ऑफ द मॉडल। ठीक है। तो वहां पर कंपनी सब कुछ चलाती है, कंपनी सारे एक्सपेंस बियर करती है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसकी लगी होती है? किसी थर्ड पार्टी की लगी होती है, जिसने उस ब्रांड की फ्रेंचाइजी उस पार्टिकुलर लोकेशन के लिए ली है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी किसको खरीदनी पड़ेगी या रेंटेड हो किसको करना पड़ेगा?
वो जो फ्रेंचाइजी लेगा वही करेगा, और लेकिन रेंट बियर कौन करेगा? कंपनी करेगी, FOCO मॉडल में, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में। अच्छा, ठीक है। इसमें रेंट बियर कंपनी करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल बियर कंपनी करेगी, सारे एक्सपेंसेस बियर कंपनी करेगी, चाहे स्टाफ सैलरी हो, रॉ मटेरियल हो, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय कंपनी। मतलब सारे खर्चे उसके, लेकिन इनिशियल आपका 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जो भी आपका इन्वेस्टमेंट लगा वो आपने लगाया, आपने एक फ्रेंचाइजी ले ली, अब कंपनी उसको चला रही है और जितनी भी सेल्स आती है वो सेल्स का एक परसेंटेज आपको मिल जाता है। अच्छा, और ऐसे परसेंटेज कितना जा सकता है लगभग? ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। जैसे अगर बात हो 6%, 7%, बस दिस इज मोर देन इनफ। हमें ज़्यादा परसेंटेज की आदत है। आप अगर मैं कहूँ कि अगर आपका ROI 2% आ रहा है महीने का, तो यू आर रनिंग ए वेरी गुड बिजनेस। जैसे आपने 1 करोड़ रुपए लगाया और आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो सारे खर्चे काटने के बाद, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो। वहाँ पर अगर आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट की रिटर्न होती है, एक पर्सन की भी रिटर्न होती है, जो हम इंडियंस करते ही नहीं है कभी भी। हम सोचते हैं, हम बिजनेस में जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो अपना पैसा लगाते ही नहीं है, जैसे हम तो फ्री में आए हैं। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की बात कर रहा हूँ। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट लगाया है, वहाँ पर आपको 2% का रिटर्न मंथली मिल रहा है, 24% साल का रिटर्न आ रहा है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। लेकिन आना चाहिए। ये है हमारा फोको मॉडल। ये फोको मॉडल हो गया, जहाँ पर आपने पैसा लगा दिया, कंपनी चला रही है और आपको एक रिटर्न दे रही है, महीने का परसेंटेज दे रही है। वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तीसरा हो गया FOCM मॉडल। FOCM, हाँ, ठीक है। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, कंपनी जो है जब ऑपरेट करती है तो सारे खर्चे खुद चलाती है। अब बहुत सारी कंपनियों को ऐसा लगता है भैया सारे खर्चे मेरे चलाने का मतलब है कि एक सरदर्दी मेरे ऊपर हो रहे, एक अलग से पूरा बजट लगाना पड़ेगा ना, लॉस हुआ तो क्या होगा। तो कंपनी बोलती है कि भैया सारे खर्चे भी फ्रेंचाइजी करेगा, ब्रांड भी कंपनी फ्रेंचाइजी लेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी फ्रेंचाइज करेगा, मैं सिर्फ क्या करूंगी, उस बिजनेस को मैनेज करूंगी, ऑपरेट करेंगे बेसिकली। हाँ, बिल्कुल ऑपरेट करेंगे कि आपका किचन है तो किचन में कैसे बनना है, आपका फैशन बिजनेस है तो उसको किस तरीके से चलाना है, कौन से कपड़े होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, अगर आप रेस्टोरेंट में हो तो किस तरीके से खाना बनना चाहिए, किचन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस कैसे होनी चाहिए, मतलब सारा ऑपरेशंस मैनेज्ड बाय कंपनी। लेकिन उनकी सैलरी, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका रेंट सब कौन दे रहा है? सब फ्रेंचाइज दे रहा है। ठीक है। तो ये कंपनी मैनेज्ड हो गया, और ये इतना ब्यूटीफुल मॉडल है जो फ्रेंचाइजी में होना ही होना चाहिए। जो अगला मॉडल मैं बताऊंगा वो नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए। पर इसमें परसेंटेज कम होगा, फिर सब कंपनी कर रही है तो मैनेज करने के नहीं, परसेंटेज ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि अच्छा, इसमें क्यों होता है कि सारे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। तो द पर्सन हु इज टेकिंग द हायर रिस्क, दैट वन इज अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। कोको में किसी का कोई रिस्क ही नहीं है, तो सारा 100% किसका है? कंपनी का। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी। फोको की अगर हम बात करें, फोको में कंपनी पूरा रिस्क ले रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट केवल फ्रेंचाइजी ने लगाया है, जो रेकरिंग इन्वेस्टमेंट है तो वो सारा का सारा रिस्क किसका है? कंपनी का, इसलिए लोअर प्रॉफिट। तो उसमें मेंटेनेंस हो गया, वो सब हो गया, वो भी सब कुछ कंपनी दे रही है FOCO में, तो हायर रिस्क कंपनी का हो गया ना। अब तीसरा जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर हायर रिस्क कौन ले रहा है? यहाँ पर फ्रेंचाइज ले रहा है, कंपनी तो केवल मैनेज कर रही है ना। आप मुझे बता रहे हो कि आशीष ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, वो कर मैं ही रहा हूँ, उसके पीछे सारे खर्चे मैं कर रहा हूँ, तो ज़्यादा प्रॉफिट किसको जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए। कंपनी केवल अपनी रॉयल्टी यहाँ पर ज़्यादा ले लेती है, जस्ट बिकॉज इट इज़ मैनेज्ड बाय कंपनी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा हो गई, कंपनी के लिए बढ़िया है। अरे हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। क्योंकि उसने करना क्या, उसने तो अपना सालों की जो मेहनत है, सालों की जो सीख है और जितना भी एक्सपीरियंस है वो दे दिया उसको। उसकी वजह से फ्रेंचाइजी भी कमा रहा है और कंपनी भी एक्स्ट्रा रॉयल्टी कमा रही है, और फ्रेंचाइजी को भी एक्स्ट्रा रॉयल्टी देने में तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका हैरेसमेंट, उसका सारा तकलीफ, दुख दर्द किसने ले लिया? कंपनी ने ले लिया। भाई सामान कहाँ से आएगा, क्वालिटी खराब क्यों बनी, सर्विस अच्छी क्यों नहीं हुई, बिजनेस में सारी दिक्कत होती है ना, ये सारी दिक्कत कंपनी ने ले ली है। तो अब पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो चौथा मॉडल है इसके बाद, FOFO, 95% ऑफ द फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री यही काम कर रही है। FOFO, हाँ जी, फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। ठीक है। मतलब कि पूरा इन्वेस्टमेंट भी आप लगाओ, ऑपरेट भी आप करो, चलाओ भी आप। मैं खाली आपको अपना सिस्टम दे दूंगा, नाम दे दूंगा, सिस्टम दे दूंगा। कभी कोई तकलीफ आई तो फ़ोन कर लेना, बात कर लेना, मैं लड़का भेज दूंगा ऑडिट के लिए, सुपरविजन कर दूंगा, कुछ नया प्रोडक्ट आया तो आपके पास भेज दूंगा, बिजनेस आप ही चलाओ।
तो ये कैसा रहता है? रिस्क वाला तो है ये बहुत, रिस्क तो सारे बिजनेस में है, पर इसमें कंपनी का मेंटरशिप भी है ना दूसरे हाँ। FOCM इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल जो मैं बताता हूँ। FOCM या जहाँ पर अल्टीमेटली बिजनेस जो कर रहा है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ज़्यादा प्रॉफिट जो इन्वेस्टर है उसको FOCM में आएगा, FOCO में नहीं आएगा। FOCO के अपने रिस्क हैं, बहुत सारे रिस्क हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड ही FOCO में होते हैं। जो फ्रेंचाइजी में जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, जितनी भी तकलीफें आती हैं, सारे FOCO में आती हैं, FOCM में नहीं आती हैं। क्योंकि आप समझिए कि कैश मैनेजमेंट किसके हाथ में है। अगर आपने अपना कैश मैनेजमेंट किसी थर्ड पार्टी को दे दिया तो आप रिस्क में हो ना 100%। तो FOCO में आपका कैश मैनेजमेंट किसी थर्ड पार्टी के हाथ में है। प्रफुल्ल का कौन सा था? FOFO था। 95% ऑफ द इंडस्ट्री FOFO ही कर रही है। तो मतलब वो अपनी हेडेक हटाना चाहते हैं कि सारा, भाई करो, अरे चलो भैया, ना चलो, हमारे कोई लेना देना नहीं। अपने को तो बस आपको तकलीफ आए तो बता देना, कोई प्रोसेस में दिक्कत आए तो बता देना, आपको टेक्नोलॉजी में दिक्कत आए तो बता देना। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर वगैरह दे देते होंगे अपने? हाँ, बट ऑब्वियसली उनकी एक सुपरविजन टीम है जो सुपरवाइज करती रहती है, क्वालिटी मैनेज करती रहती है, क्वालिटी देखती रहती है, लेकिन वो स्टोर्स पे जा के नहीं देखती है। वो एक स्पोक पे बैठे हुआ, मतलब एक पर्सन एक जगह पे बैठा हुआ है, किसी को दिक्कत आएगी तो कॉल कर लेगा, बात कर लेगा। डॉली चाय वाले का कौन सा मॉडल है? FOFO ही है अभी तो। चाय सुट्टा बार का कौन सा है? FOFO है। तो चाय सुट्टा बार क्यों 95% चला फिर? 10 रुपए की चाय है, ओपन में खड़े हो गए आप, बिल्कुल किनारे में चाय पीते हो। इन्होंने बकायदा जो क्या कहे कैफे मॉडल लॉन्च किया तो बाद में किया ना। उनके फाउंडर का क्या नाम है, याद नहीं आ रहा। आकाश। एंड चाय सुट्टा बार का इनिशियल वीडियो मैंने ही बनाया था। अच्छा हाँ, आपके चैनल पे देख तो रहा था मैं। हाँ, सबसे पहला वीडियो जब उनके 4-6 स्टोर थे, आप फ्रेंचाइजी बता पर जाकर देखिए। उसके बाद से उनके बड़े स्पीड फोर्स, उनको पहले हमने प्रमोट किया था। पर वो भी FOFO है। FOFO है। अच्छा, कंपनियां जरूरी नहीं कि एक ही मॉडल पे काम करें। उन्हें अगर कोई लोकेशन बहुत अच्छी लगती है तो वहाँ पर FOCO भी कर लेते हैं। कोई लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग गई जहाँ पर उन्हें रिस्क जीरो लगता है तो वहाँ पर COCO भी कर लेते हैं। कोई भी कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं कि एक मॉडल पे काम करे। वो लोकेशन वाइज, जगह वाइज, उनकी अपनी खोलने की नीड की तरीके से वो जहाँ मर्जी, कहाँ FOCO, कहाँ FOFO, कहीं COCO, कहीं FOCM, और ये होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। अब मैं ना बहुत सारी चीज़ें समझ गया हूँ आपसे बात करके, मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल गया। मैं चाहता हूँ हम इसको बिल्कुल मास्टर क्लास बनाए, यूट्यूब पे इकलौती वीडियो रहे कि आपकी ज़रूरत ना पड़े फिर, ठीक है? एनी टाइम। बहुत डीप बनाते हैं इसको, थोड़ा सा लेके चलते हैं कि फ्रेंचाइजी के बारे में इनको 2 लोग देख पाए, एक जो फ्रेंचाइजी अपनी लॉन्च करना चाहता है और एक जो लेना चाहता है। बिल्कुल, दोनों के लिए जरूरी तो है। सबसे पहले एक बिजनेस को लेके बात करते हैं कि किन बिजनेस को सोचना चाहिए कि मुझे अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च करनी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक दिल्ली में रेस्टोरेंट है जगरनॉट, वो हमारा ही है, बिल्कुल, ठीक है? अब आई थिंक वो फ्रेंचाइजी तो नहीं देंगे, मेरे अंकल का है तो वो फ्रेंचाइजी तो नहीं देंगे। उनकी हर एक प्लेट का, छोटी छोटी चीज़ों का वो बहुत ध्यान रखते हैं। दीवार में पेंट हुआ तो 2 साल पेंट होने में लगे, एस्ट्रोनॉट लुंगी पहले खड़ा, बहुत अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है। और आई थिंक वहाँ पे हमेशा भीड़ मिलती है, वीकेंड पे तो लाइन लगी रहती है। अब वो एक नहीं, दिल्ली में कई सारे खुल गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसे मॉडल होते हैं, मुझे लगता है कि लोग क्वालिटी भी खराब करते हैं, गंदगी भी करते हैं, हाइजीन का भी फर्क पड़ता है, तो इससे तो पूरे ब्रांड के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि किस बिजनेस को कब फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए? आपके अंकल हैं वो, तो उनको फ्रेंचाइजी में ज़रूर जाना चाहिए। आप उन्हें जो दिक्कत क्या है कि मेरी क्वालिटी ख़राब ना हो जाए, मेरा नाम ख़राब ना हो जाए, कहीं जो छोटी छोटी चीज़ें, जो बारीकियां हैं, पता चले कि प्लेट्स में पीलापन आ गया तो वही यूज़ हो रही हैं, कोई टेबल पे डस्टिंग भी तरीके से नहीं हो रही है, पेंट ख़राब हो गया है तो चल रहा है, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ को लेकर बहुत परफेक्ट है। तो FOCO में जाओ ना। FOCO बिजनेस मॉडल है तो वहाँ पर फ्रेंचाइजी का तो कोई इंटरवेंशन भी नहीं है। क्या एक ऐसा मॉडल भी बन सकता है कि 50-50% पे बंदा रह सकता है? देखो, ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है ही नहीं। इंडिया में कोई भी फ्रेंचाइजी को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। इट इज़ ए ग्रे एरिया टिल नाउ। ठीक है, तो आप जैसा बिजनेस मॉडल चाहे वैसे बना सकते हैं, पहली बात तो। मैंने देखा है। हाँ, एक चीज़ मैंने जो 50-50 की आप बात करें वो FOCM मॉडल है। FOCM में क्या है, कंपनी मैनेज कर रही है भैया, रिस्क का झंझट। कई सारे ब्रांड क्या बोलते हैं, मैं आपके कैश का झंझट नहीं लेना चाहता, कैश आप ही संभालो, धंधा मेरे हिसाब से चलेगा। होता है ना कि मैं अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं अपने प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं अपनी सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन अपने को चाहिए कुछ भी नहीं, सब तुम ही संभालो। तो FOCM मॉडल वही तो है, संभालो आप, लेकिन चलेगा मेरे हिसाब से।
अच्छा, वो ज़्यादा परसेंटेज रखता होगा और उसमें अपनी मनमानी करता होगा कि भाई ये हमारी तरीके से operate FO मॉडल में ब्रांड है ही नहीं, ब्रांड आ ही नहीं रहा है। महीने में एक बार देखने आ गया, हफ्ते में एक बार देखने आ गया। जब आ रहा है तो ब्रांड ओनर को पता है, फ्रेंचाइजी ओनर को पता है कब आ रहा है। उस समय उसने सफाई कर ली, सब कुछ अच्छे से कर लिया। पीछे से पता चले कि वो मक्खियाँ घूम रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कस्टमर से अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है। एक चीज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी की फ्रेंचाइजी मैंने ली, उसका नाम बहुत अच्छा है, उसकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। अब वहाँ पे वो डोसा बेचते हैं या XYZ कुछ भी बेचते हैं, और वो इतना चल गया कि वीकेंड पे 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है उन्हें देखने के लिए, आने के लिए, खाने के लिए। बहुत फेमस हो गया वो। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे तेरे साथ काम ही नहीं करना, मैं बंद कर देता हूँ, जगह मेरी है, सब कुछ मेरा है, मैं बंद कर देता हूँ और मैं अपना डोसे की दुकान खोल लेता हूँ वहाँ पे। इसका क्या सोल्यूशन होगा? करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ब्रांड को ऐसे लात मार देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, लात मार दो। कब मार दो? जब आपने अपने ब्रांड की औकात ही नहीं बनाई। आज डर मुझे, अगर मैंने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली है, लेट सपोज मैंने हल्दीराम की या बीकानेर वाले की फ्रेंचाइजी मैंने ली है, तो डर मुझे लगना चाहिए कि ये ना मुझे छोड़ दे। उसे डर क्यों लगे कि मैं उसे ना छोड़ दूं? आज उन्होंने अपनी वो पोजीशन बना ली है कि भाई तू छोड़, मैं कल दूसरा बना लूंगा। तो जो ब्रांड डरते हैं ना इस चीज से, तो पहले अपने ब्रांड पे काम करो कि ब्रांड वैल्यू आपका, ब्रांड वैल्यू इतनी बनाओ ना कि सामने वाला छोड़ने से डरे। और आप डर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो फ्रेंचाइजी में मत आओ, एक छोटी सी दुकान करो, वही रात को 500-1000 रुपये ले जाकर खुश रहो। जैसे हल्दीराम बीकानेर ने करा कि क्वालिटी मिलती है तो चलो चलते हैं बीकानेर। आप एक चीज़ समझो कि मेरठ में किसी ने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ली, ठीक है, उसने सब कुछ सीख लिया हल्दीराम से कैसे करते हैं, उसने हल्दीराम को छोड़ दिया। क्या हल्दीराम को दूसरी फ्रेंचाइजी तुरंत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी, एक दिन में मिल जाएगी। तो उसको डरने की क्या जरूरत है? और जो दूसरा उसने अपने नाम से खोल भी लिया, मान लो मैंने फ्रेंचाइजी ली थी, मैंने आशीष राम खोल लिया, मुझे ग्राहक लाने में कितनी तकलीफ होगी ये तो बताओ। सही बात है। क्वालिटी में हल्दीराम से 101% दे रहा हूँ, मान लो बेहतर ही दे रहा हूँ, सपोज करो सस्ती भी दे रहा हूँ, तब भी ग्राहक ब्रांड के ऊपर जाता है। आपने देखा एक शार्क टैंक में ब्रांड आया था जो बिस्लरी की तरह पैकेजिंग करके, हाँ जी बिल्कुल, उनकी लंका लग गई है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सेम कर ले और उनकी लंका न लगे, उन्होंने इस चीज़ से लेसन लेके अपने आप को और अच्छा ब्रांड कर दिया और सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज ऐसी कर दिया। फिर देखो अल्टीमेटली हर किसी को हमेशा सीखने की ज़रूरत होती हो। आज भी अमूल किंग बना हुआ है, क्या अमूल के जैसे ब्रांड नहीं आया इंडिया में? अमूल बटर जैसे ब्रांड नहीं है। न्यूट्रालाइट भी आया है, वीवा भी है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। मदर डेयरी भी अपना मक्खन लेके आ चुका है, लेकिन अमूल इज स्टिल द किंग। आपको अपनी क्वालिटी पे, अपनी सर्विस पे, अपने कस्टमर बिहेवियर पे हमेशा काम करना पड़ेगा। विद प्राइसिंग भी काम करना पड़ेगा। इंडिया इज ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट। हम US वाली UAE वाली पॉलिसी इंडिया में नहीं चला सकते हैं। अच्छा, इंडिया इज प्राइस सेंसिटिव मार्केट। आज हल्दीराम और बीकानेर वाला में सुबह का नाश्ता 70-80 रुपये में मिलता है। उन्हें क्या जरूरत है 70-80 रुपये में नाश्ता का बोर्ड लगाने की बाहर? मतलब एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता मुझे, हो सकता है 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो, लेकिन बिलो 100 है। चेंजेस तो बहुत हैं। अगर कोई इंसान US का मॉडल कॉपी करके यहाँ पाएगा तो सबसे पहले फेल हो जाएगा। सबारो पिज्जा आया था ना, आज पिज्ज़ा डोमिनोज पिज्ज़ा आया, 1996 में डोमिनोज पिज्ज़ा आया, उसने धीरे धीरे पैर पकड़े। आज 1800 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं डोमिनोज पिज्ज़ा की पैन इंडिया। लेकिन सबारो पिज्ज़ा आया 2009 में, 6 साल काम किया मेरे ख्याल से। 2015 तक उसने 25-30 आउटलेट खोले और पैर उल्टे करके बाहर निकल लिया। तो इंडिया में किसी भी ब्रांड को अगर जमाना है अपने हाथ पैर, तो उसको इंडियन मार्केट को समझना पड़ेगा कि इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट क्या है। आपका एक फिक्स फॉर्मूला जो इंटरनेशनली बना रखा है वो इंडिया में नहीं चलने वाला है आपका। बट जो लग्जरी ब्रांड है वो कैसे करते हैं फिर अपने काम को? उनको सारे 140 करोड़ नहीं चाहिए ना। अच्छा, उनको क्वालिटी वाले लोग चाहिए बस। उनको तो टॉप 0.1% चाहिए, 1% भी नहीं चाहिए। करेक्ट, जैसे मर्सिडीज हो गया। हाँ, तो उनके लिए कितने क्लाइंट्स हैं, वो कितने क्लाइंट्स को कैटर कर रहे हैं? वो साल की 1000, 2000, 5000 गाड़ियां बेच के खुश हैं। उन्हें नहीं बेचनी 1,40,000, 1.5 लाख, 2 लाख गाड़ियां। उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनना है कि भैया हमें ऐड करके बेचना है। उन्हें तो वो बेचना है जो लोग आए हमारे पास। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि किसी को अगर अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है या नहीं, चलो खोलने के बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि किसी को अगर किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है तो किस कैटेगरी की देखे, किस ब्रांड की देखे, कितना ROI देखे, कितना इन्वेस्टमेंट देखे, थोड़ा सा प्लीज़ उसके बारे में बताइए। ये सब कुछ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। आज किसी को अगर कोई बिजनेस करना है
हम लोग बिल्कुल रॉ से जाते हैं कि अगर किसी को अपना बिजनेस करना है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो कि वो अपना खुद का ब्रांड बनाकर बिजनेस कर ले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है किसी हीरो ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ले, हीरो प्रोडक्ट उसमें हीरो already प्रोडक्ट की है। फ्रेंचाइज ले ले। आज जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आज मुझे कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस कोई मुश्किल बिजनेस थोड़ी है। आपको सिखाने वाले 1000 मिल जाएंगे, आपको मार्केट में शेफ मिल जाएंगे, आपको प्रोडक्ट देने वाले मिल जाएंगे, सेटअप करने वाले इंटीरियर डिजाइनर मिल जाएंगे। इतना ही तो काम करना है, इससे ज़्यादा क्या करना है। SOP चाहिए तो फ्री में दे दूंगा मैं, बना लो अपना खुद का ब्रांड। अपना ब्रांड बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके ब्रांड के बाद आता है मार्केटिंग पार्ट, कस्टमर्स लाने वाला पार्ट। तो अब आपको ये देखना है कि अगर मैं अपना ना करके किसी अच्छे ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लूं जिसके नाम से ग्राहक पहले दिन आ जाएंगे, तो वो लेना ज़्यादा बेहतर है ना। करेक्ट, रिस्क। हाँ, रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क मिनिमाइज होगा, रिस्क खत्म नहीं होगा। ठीक है। जब आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लोगे तो आपके पास उस ब्रांड के नाम से पहले दिन ग्राहक आ जाएंगे, और उसकी क्वालिटी और प्राइसिंग और सर्विस अच्छी है तो वो ग्राहक बार बार आएंगे, तो आप लंबे समय तक उस फ्रेंचाइजिंग में काम कर पाओगे। अब मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट में लेना चाहिए, कौन से बिजनेस में जाना चाहिए। देखो, बिजनेस में कौन से जाना चाहिए ये 100% आपको देखना है कि आप जिस इलाके में हो, जो आपकी लोकेशन है, उस लोकेशन में किस बिजनेस की नीड है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं पैशन के हिसाब से ले लो, हाँ ठीक है ना। पैशन इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज व्हेन यू आर चूजिंग ए बिजनेस। अगर आप अपने इसलिए ले रहे हो कि मुझे तो सिर्फ अपने आप को एंजॉय करना है, पैशन इज फॉर एंजॉयमेंट। पैसे बनाने के लिए आप उसको मत करो। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसी को अपना पैशन बना लो। लाइक अभी हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में हम एक पार्टिकुलर लोकेशन में हमें लग रहा है कि यहाँ पर पिज़्ज़ा के चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छा पिज़्ज़ा का कोई आउटलेट है नहीं, तो वहाँ पर आप पिज़्ज़ा आउटलेट खोलो ना। अच्छा, मेरा छोले भटूरे में पैशन है तो मैं वो छोले भटूरे खोल दूँ, और लाइन से छोले भटूरे वाले हैं बहुत सारे, तो नहीं चलेगा फिर। तो क्यों ऐसा काम करना है। नीड, डिमांड, सारी चीज़ें देखनी। बिल्कुल, आपको नीड देखना है, वहाँ पर नीड के साथ डिमांड देखनी है, लोगों की प्राइस पेइंग कैपेसिटी देखनी है, कितना पैसा वो पे कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको कोई बिजनेस चूज करना है। तो आप सही पहले कैटेगरी चूज करो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म तक कस्टमर बार बार मिलते रहें। आपने कैटेगरी चूज कर ली, उसके बाद आप ये देखो कि क्या आप खुद से जब अपना ब्रांड बनाओगे तो ग्राहक पुल कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे तो आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी की तरफ चले जाओ। और इसमें एक चीज़ जरूर देखो कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बिलो 50 लाख है तो 18 महीने के अंदर आपका ROI निकल कर आ रहा हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो कोई 5 लाख वाला भी ब्रांड होगा, कोई 50 लाख वाला भी होगा, कोई 5 करोड़ वाला भी होगा। आज आप बीकानेर वाला हल्दीराम लेने जाओगे तो 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट आएगा आपका। अच्छा, ठीक है, तो और ऐसे भी बिजनेस हैं जो क्लाउड किचन दे रहे हैं 2 लाख रुपए में दे रहे हैं। अच्छा, क्लाउड किचन का भी है। क्लाउड किचन की फ्रेंचाइजी भी लोग दे रहे हैं 2 लाख रुपए में। तो आपको सब तरह की फ्रेंचाइजी हैं। तो जो भी बिजनेस 50 लाख रुपए से कम का है उसमें पहले 18 महीने में आपका कैपिटल ROI आ जाए। ये तो बहुत लेट है, 18 महीने। बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। मैं 2% का रिटर्न बोल रहा था आपको, तो 18 इंटू 2 36% ही हुआ ना। मैं तो 100% बोल रहा हूँ यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए अगर वो FO मॉडल है तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जो बिजनेसेस हैं उनको कब अपना फ्रेंचाइजी लॉन्च करना चाहिए, वो उनको कब लगे कि इस स्टेज पे मैं पहुंच गया हूँ, अब मुझे लगता है कि मुझे और अपने पार्टनर चाहिए, मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए, और उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरा ब्रांड तो नहीं खराब कर देंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग आपको पता है इंडस्ट्री में मरे हैं इस चीज़ की वजह से। फ्रेंचाइजी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह है। कब आपको शादी करनी चाहिए, कब आपको बच्चे करना चाहिए, अगर आपको इतना आता है ना तो आप ये सीख जाओगे कि आपको फ्रेंचाइजी कब करनी चाहिए। ठीक है। लाइकवाइज जब आप बिजनेस में परिपक्व हो गए हो, ठीक है ना, जब आपने सब कुछ बिजनेस का सीख लिया तो बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचना पड़ेगा। तो मैंने 3 चीज़ें बताई थी। पहला, आप प्रॉफिटेबल हो, दूसरा आप डुप्लीकेबल हो, तीसरा आपकी SOP बनी हुई हो, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपने किसी को फ्रेंचाइजी दी है और आपको उनकी तरफ से कोई कॉल आता है, उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है, तो आप इनप्रॉम्प्ट उनको सर्विस देने के लिए तैयार हो। दिस इज लाइकवाइज कि आपने बच्चे पैदा किए और उसके बाद वो बोलता है पापा मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे बस चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे घूमने जाना है, आप बोलोगे चल निकल। पैदा कर दिया, छोड़ दिया चल निकल तो वो चल निकल वाले हालत में वो भी बोल देता है चल तू भी निकल ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली
आपने अपने बच्चे पैदा किए हैं फ्रेंचाइजी अगर मैं बात करूं, तो इट इज़ योर ड्यूटी, उनको कभी भी कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उनको इस नीड को फुलफिल करो। ठीक है, गॉट इट। भाई आप मुझे एक चीज़ बताइए, अब जैसे आपको सारी की स्टडी के बारे में पता है कि MBA चाय वाला के पास, चाय सुट्टा बार के लिए, अभी डॉली चाय वाला मैं चाहता हूँ आपके पास आ जाए एक बारी, ठीक है? मेरे पास आया था, उसका जो फाउंडर है वो दुबई बुला रहे थे मुझे, तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना। अच्छा, मैं इंडियन मार्केट में ज़्यादा खुश हूँ, मतलब हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। करेक्ट। मैं इंडियंस को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हूँ और उनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो ऑलरेडी वो आपको रीच आउट कर चुके हैं, अमेजिंग। इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि बहुत काम का कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा। भाई आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको उसके मॉडल को बचाना होगा, आपको पता है पर्सनल ब्रांड है, सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको बचाओगे कैसे, ये बताइए आप। जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ की ऑडियंस को समझो, उन ऑडियंस को क्या प्रोडक्ट चाहिए वो समझो, उन ऑडियंस को क्या क्वालिटी चाहिए वो समझो, और उसके बाद वैसा ही प्रोडक्ट और क्वालिटी उनके लिए डिज़ाइन कर दो। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को कंसल्टिंग देता हूँ, उनके लिए कोचिंग करता हूँ। कई सारे रेस्टोरेंट के ऑनर का क्या माइंडसेट था, मुझे हर जगह यही वाला कलर थीम चाहिए, पार्टिकुलर यही टेबल यहाँ होनी चाहिए, यही काउंटर यहाँ होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और जब मैंने देखा कि वो इस वजह से फेल कर रहा है क्योंकि उसने कहाँ खोला एक रेस्टोरेंट, किसी एक स्टूडेंट एरिया में खोला, एक कॉर्पोरेट इलाके में था जहाँ पर कि शटल चलता है, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट एरिया में खोला जहाँ पर उनको थोड़ी सी वाइब्स चाहिए होती हैं, थोड़ा सा कोजी चाहिए होता है। तो मैंने कहा वहाँ पर वाइब्रेंट कलर यूज़ करो, वहाँ पर कुछ गेम्स रखो अलग से, क्योंकि स्टूडेंट आएंगे वो बैठ के गेम्स खेलेंगे तो वो फिर आपको अलग अलग चीज़ें ऑर्डर भी करेंगे। तो आपको अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, अपने कंज्यूमर के हिसाब से आपको अपना मेन्यू भी थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा और साथ साथ में अंदर का लुक एंड फील भी चेंज करना पड़ेगा। आपने दुबई में एक ब्रांड खोला, आप उसको जिस तरीके से चलाओ, अगर सेम मॉडल कॉपी आपने इंडिया में दिल्ली में कर दिया, सेम अलवर में कर दिया, सेम मेरठ में कर दिया और लोकेशंस पे कर दिया, वो नहीं चलने वाला है। या तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इंडिया में केवल मेट्रोज में करूं और मेट्रोज की भी मैं सबसे बेहतरीन जगह पे करूं। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो कनॉट प्लेस और शास्त्री नगर या फिर जनकपुरी, उत्तम नगर एक जैसे नहीं है। करेक्ट। हर लोकेशन अलग है। दिल्ली में हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में लोकेशन चेंज हो जाती है, और दिल्ली में क्यों? आप कौन से शहर में आप बताओ, और आप देखो कि आप जहाँ रह रहे हो मेन मार्केट से कितनी दूर रह रहे हो, और मेन मार्केट से आपका रेंटल कितना अलग हो गया है, आपकी लोकेशन कितनी अलग हो गई है, आपका कंज्यूमर पर्सोना कितना अलग हो गया है। करेक्ट। लोगों को बस इतनी से तो बात समझनी है। बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट को नहीं समझना है, अपने ग्राहक को समझना है। प्रोडक्ट तो सब मिल जाएंगे ना मार्केट में। करेक्ट। समझना ग्राहक को है उसे क्या चाहिए। थोड़ा बैठ के रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ेगा इसका, है ना। भाई एक और चीज़, इस मॉडल के अंदर बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाता है फ्रेंचाइजी के नाम पे, एंड मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड थे, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, वो फ्रॉड कर चुके हैं फ्रेंचाइजी के नाम पे। तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ ऐसी चीज़ ना हो जाए? सबसे पहली चीज़ जो FOCO मॉडल की मैं बात कर रहा था, सबसे ज़्यादा फ्रॉड वहीं होते हैं। FOCO मॉडल में एक कंपनी आई थी ई स्टोर, FOCO मॉडल में भाई तुम्हें फिक्स रिटर्न मिलेगा, मिनिमम गारंटी ये मिलेगी। लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ दबा के इन्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उसने साल 2 साल 3 साल उसने रिटर्न दिए भी। जो इसने पहले ईयर में पहले 10 20 50 रहे होंगे, उन्होंने कमाए भी होंगे, लेकिन जब बहुत सारे हो गए उसके बाद कंपनी नमस्ते। एक कंपनी आई थी बिग मार्ट, सेम ग्रोसरी कॉन्सेप्ट में, FOCO मॉडल। पैसे लिए, मिनिमम गारंटी इतनी तो मिलेगी, हर महीने हमारी सेल्स होना हो आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। दिए उसने 150 लोगों को रिटर्न दिया, लेकिन जब 1000 हो गए तो खत्म हो गया। तो FOCO में जब भी आप कोई फ्रेंचाइज ले रहे हो, उस समय आप कंपनी की वायबिलिटी चेक करो। कंपनी जो बिजनेस में आपको पैसा की मिनिमम गारंटी दे रही है, जैसे आपने मुझे बोला कि भाई आशीष तुम्हें हर महीने 2 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मुझे क्या चेक करना है, 2 लाख रुपए अपनी पॉकेट से दे रहा है, कमा के दे रहा है, कैसे दे रहा है? हाँ, कैसे दे रहा है, वो 2 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं? अगर वो 2 लाख रुपए उसकी पॉकेट से आ रहे हैं तो वहाँ इन्वेस्ट मत करो। वो मतलब भाग जाएगा, भागेगा ही ना।
आप कब तक अपने घर से किसी को पूरा कर पाओगे? क्योंकि स्केलिंग भी बहुत लॉजिकल होती है। बहुत लॉजिकल होती है, और लोगों को सिर्फ 2 लाख नजर आता है, वो कहाँ से आ रहा है वो नजर ही नहीं आता है। कंपनी अगर फ्रॉड करती है तो वो पब्लिक की वजह से करती है, हम बाद में गलती कंपनी की बता देते हैं। आपने पहले दिन क्यों नहीं देखा कि आपने उसको 1 करोड़ रुपए लगाए उस कंपनी में, 1 करोड़ रुपए उस स्टोर पे लगे कि नहीं लगे? आपने क्यों नहीं देखा कि जो रिटर्न दे रही है वो रिटर्न उस बिजनेस की वजह से आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? सही समय पर अगर आपने क्वेश्चन कर लिया होता तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बचा ली होती ना। करेक्ट। आपको तो घर बैठे पैसे आ रहे थे, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये गलती हम ही करते हैं। मैं यही बोलता हूं कि आप देखिए कि आपको जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो इन्वेस्टमेंट आपके स्टोर पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, कहीं वो मनी रोटेशन में तो नहीं जा रहा, ये आप देखिए। दूसरा, जो आपको मिनिमम गारंटी आ रही है या फिर जो पैसा आपको आ रहा है वो पैसा उसकी इनकम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पूरा सेल्स का बाकायदा बोलिए कि सिस्टम मुझे भी चाहिए। अगर कोई कंपनी बोलती है हम तो नहीं देंगे, हमारी अपनी खुद की पॉलिसी है, तो उस कंपनी को लात मार दो, बिल्कुल छोड़ दो उस कंपनी को, क्योंकि आप उसमें पार्टनर बन रहे हो। फ्रेंचाइजी इक्वल टू पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में अगर जब तक क्लैरिटी ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो क्या वो पार्टनरशिप चलेगी क्या? करेक्ट। तो ये होना चाहिए। भाई एक बार ऑडियंस से कुछ बोल देता हूँ। हाँ जी भाई, आई थिंक ये कंटेंट बहुत ही तकड़ा है, बहुत यूजफुल है, तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि सब लोगों को पता है कि पैसे डाल के पैसा बनाना है, लेकिन उसको लॉजिकली कैसे बनेगा वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बचाओगे तो बनाओगे, अगर बचेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे, ये बताओ। अभी हम ना अपनी कम्युनिटी में क्या बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिजनेस ओनर है, दहरे इस महीने ना मैंने 2 लाख डाले, मैंने 20 लाख रुपए बनाए। फिर वो कहता अगले महीने मैंने 4 लाख डाले लेकिन मैंने 10 लाख रुपए बनाए धैर्य। तो मैंने कहा ये भी तो पता होना चाहिए ना कब डी स्केल करना है। जनवरी फरवरी मार्च में अगर आपका स्केल हुआ है फिर बिजनेस डाउन भी जाएगा सीजन के हिसाब से, फिर बढ़ेगा भी। हाँ जी। तो हम कहते हैं भाई डेटा देखो, डेटा अगर आपका बोल रहा है कि पिछले साल आपने जनवरी फरवरी मार्च में 2 लाख डाल के 20 लाख डाले थे, तो इस बार ही 10 लाख डाल के आप बना लो 1 करोड़। बिल्कुल ठीक बात है। नंबर्स देखो, फिगर्स देखो, वो एकदम सच होता है, वो बहुत लॉजिकल स्केलिंग होता है, और मोस्टली लोग ये ऑब्जर्व नहीं करते, देखते जैसे नहीं। मोंटे कार्लो ब्रांड है, वो बेसिकली जितना उसके मेन प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है, वो सारे विंटर्स के लिए हैं। करेक्ट। तो बट ऑब्वियसली विंटर में सेल बूम पे रहती होगी, प्रॉफिट बहुत हाई रहता होगा, तो उस समय आपको उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, स्टॉक लगाना पड़ेगा, स्टॉक करना पड़ेगा। लेकिन क्या समर्स में वो आएगा? चलिए अब तो वो आ गया, समर्स वियर में भी आ गया और चीज़ों में भी हो गया, लेकिन अल्टीमेटली तो वो विंटर्स का ब्रांड है। करेक्ट। उसकी वो वी शेप की याद आती है, जिगजैग सी। हाँ, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके ब्लैंकेट्स भी आते हैं और भी चीज़ें आती हैं। पर मैं तो स्वेटर लेने के लिए गया था वहाँ पे, सच बताऊँ तो अल्टीमेटली जो ब्रांड की जैसी नीड होती है, जैसे उसकी मार्केट में एक एजम्पशन बनी हुई है, लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा ना। अब जैसे सपोज कि जो मान्यवर है, मान्यवर ब्राइडल ब्रांड है, ठीक है, अब उसको नॉर्मल कपड़े भी मिल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मान्यवर पे कौन जाता है? जब घर में शादी होती है तब जाता है। तो वो मान्यवर कब चलेगा ज़्यादा? शादियों का सीजन होगा, सूट खरीद, शादियों का सीजन पे चलेगा ना। करेक्ट। अब जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इंडिया में शादियों का सीजन नहीं होता। तो इस समय उसकी सेल डाउन होगी। करेक्ट। तो प्रॉफिट तो तभी बनाएंगे। प्रॉफिट तो जब सेल्स होगी तभी तो बनेगा। सेल्स कहाँ, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सेल से तो आएगा। नवंबर से लेके फरवरी तक ही चल नवंबर से फरवरी मार्च अप्रैल तक भी आप बोल सकते हो, क्योंकि शादियां नवंबर से शुरू होती हैं तो जुलाई तक रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि जुलाई से सितंबर में बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो अपना हो सकता है कि वेरिएबल आरओआई निकालते हों, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी निकालना मुश्किल है ना। करेक्ट। बिल्कुल सही। भाई एक और चीज़ बताइए, जैसे लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, हम भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि कल कोई भी नाट सकता है चीज़ों से, आपके ऊपर कुछ भी उल्टे सीधे फॉल्स एलिगेशन लगा सकता है। एंड मैंने देखा कि बहुत अच्छे लोग फंस जाते हैं, है ना, जिनका इंटेंशन क्लियर होता है काम करने का, सारी चीज़ें करने का, वो मैंने वो और ज़्यादा फंसते हुए देखे हैं कि भाई, और लोग चालू भी होता है कि पहले हम सारी चीज़ें देख लेंगे, सीख लेंगे, उसके बाद इसकी ऐसी की तैसी पे अपना पैसा भी वापसी ले लेंगे। तो ऐसे बहुत लोग होता है। तो हमने भी इस अपने एक्सपीरियंस सीखा, हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन कोई ज़्यादा तेजपना दिखा रहा है, तो हमने फिर एग्रीमेंट ड्राफ्ट करा, फिर उसको रिफाइन करा टाइम के साथ, फिर और रिफाइन हुआ, फिर और रिफाइन हुआ, फिर और रिफाइन हुआ। अब वो ऐसा हो गया, उसमें प्रोज हैं। तो जैसे फ्रेंचाइजी वाला है कि हम किसी के साथ फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, हम अपनी बना रहे हैं, तो हमें एग्रीमेंट में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो एग्रीमेंट के बिना कभी फ्रेंचाइजी करनी ही नहीं चाहिए।
मतलब आप प्रोफेशनली कोई भी रिलेशनशिप कर रहे हो तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब ही एग्रीमेंट होता है। और जब हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं या ले रहे हैं तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आज कोई भी ब्रांड अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो वो बचता कैसे है? अपने एग्रीमेंट की वजह से बचता है। सेम अगर किसी पर्सन के साथ कोई दिक्कत हुई जिसने फ्रेंचाइजी ली थी तो आज वो कोर्ट में अगर केस करेगा तो किस बेसिस पे करेगा? एग्रीमेंट बेसिस पे करेगा। कभी भी वर्बल बेसिस पे कोई कोर्ट केस नहीं बनेगा कि आपने बोला था अच्छी सेल्स आ जाएगी, नहीं आई तो मैं आप पे केस कर देता हूँ। कहाँ लिख के दिया है बताओ? तो एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बात करता हूँ ब्रांड के हिसाब से, जो ब्रांड के हिसाब से होगा वो पब्लिक के हिसाब से होगा, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट हमेशा टू वे होना चाहिए, सिर्फ अपने हिसाब से नहीं होना चाहिए, विन विन सिचुएशन में होना चाहिए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? दो पार्टियों का नाम तो होगा ही होगा, साथ साथ में आप उसे कितने एरिया का राइट दे रहे हो। पता चला कि आज आपने मुझे एक कनॉट प्लेस का ई ब्लॉक की फ्रेंचाइजी दी, ठीक है, और वहां पर ई ब्लॉक में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, तो ठीक पीछे वाली गली में एन ब्लॉक आ रहा है, वहां पर भी किसी को कर दिया तो मेरी सेल डाउन हो जाएगी ना 100%। तो आप ये देखोगे आपने मुझे कितने एरिया की फ्रेंचाइजी दी है, वो होना चाहिए। आप मुझे कितने सालों के लिए फ्रेंचाइजी दे रहे हो, ईयर्स क्या है उसमें, टर्म क्या है। पता चला कि अभी मैंने नई नई फ्रेंचाइजी ली थी, साल 1.5 साल हुआ नहीं, उन्होंने बोला आपका तो टर्म पूरा हो गया जी, अभी तो मैंने कमाना भी शुरू नहीं किया, अभी तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी बाहर नहीं आई, और आप बोलोगे टर्म पूरा हो गया। जब आपका टर्म पूरा होगा उसके बाद रिन्यूअल में क्या फीस देनी है वापस से उसको, ठीक है, वो भी उस एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। आप किन किन कंडीशंस में वो आपकी फ्रेंचाइजी रद्द कर सकता है, वो बाकायदा मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि कल को नया कोई भी कंडीशन बना दे, मतलब दिस फ्रेंचाइजी विल बी टर्मिनेटेड अंडर दिस क्लोजेस ओनली। ये क्लोजेस होने चाहिए। जब आपको पता होगा तो आप वो गलतियां नहीं करोगे। उसके बाद आप प्रॉफिट शेयरिंग कितना रहेगा आपका। आज कोई बोल रहा 40%, कल 50 कर देगा, कल परसों 30 कर देगा, ठीक है। रॉयल्टी वो कितनी चार्ज करेगा आपसे? अपनी मनमर्जी से कल कोई भी रॉयल्टी ना लेकर आ जाए, कंफर्म होना चाहिए। उसे लगेगा कि आप तो ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा रॉयल्टी ले लो। क्यों ले लो? ज़्यादा कमा रहे हो तो अपनी मेहनत से कमा रहे हो ना। करेक्ट। तो ऐसे ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्रीमेंट में होनी ही होनी चाहिए। वो फ्रेंचाइजी ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। आज फ्रेंचाइजी आपने किसी अच्छे इंसान को देख के दी, मैंने देखा धैर्य भाई तो बहुत अच्छे हैं, इनको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, लेकिन धैर्य भाई ने किसी मवाली को फ्रेंचाइजी बेच दी, ट्रांसफर कर दी। अब बताओ तो ट्रांसफरेबल है कि नहीं फ्रेंचाइजी? ये क्लोज उसमें लिखा होना चाहिए कि दिस फ्रेंचाइजी इज नॉट ट्रांसफरेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लेकिन नॉमिनी होना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया एक ब्रांड में, भगवान ना करे उस पर्सन को कुछ हो गया तो एटलीस्ट उसकी फैमिली उसी बिजनेस पे तो डिपेंडेंट है ना। करेक्ट। तो नॉमिनी का क्लोज होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे माइनर क्लोज हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स में जो ये सारे होने चाहिए, और बाकायदा पढ़िए कि वो हमेशा विन विन होने चाहिए। कोई भी ऐसा क्लोज जो सिर्फ कंपनी का हित कर रहा हो और आप फ्रेंचाइजी का हित ना कर रहा हो तो नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा क्लोज केवल फ्रेंचाइजी का हित कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं दाल में काले वाली संभावना देता है। मैं बोलूँगा कि हर महीने आपको 2 लाख मिलेंगे, हर महीने आपको इतनी सेल्स मिलेगी, आपको तो मैं 4 एम्प्लॉय दूंगा ही दूंगा बिना सैलरी के। तो ये केवल हम फ्रेंचाइजी का फायदा कर रहे हैं, उसमें भी कुछ न कुछ डाउट आता है। समझ गया मैं बहुत सारी चीज़ें, और ये एकदम बैठ के तरीके से देखने वाली चीज़ है। मैं हर उस इंसान को कहना चाहता हूं जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, एक्सपर्ट के साथ बैठ के लो भाई। 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो ना बिजनेस लेने में, क्या 10-20 हज़ार रुपये किसी लॉयर को देने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और जब फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आए तो एक लॉयर के साथ बैठ जाओ भाई। मैं तो कह रहा हूँ एडवोकेट के साथ भी नहीं, लॉयर के साथ भी नहीं, कोई जो फ्रेंचाइजी में एक्सपर्ट है उसके साथ बैठो। आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट आप उस डोमेन के एक्सपर्ट के साथ तो रहोगे ना। आपने बिना कंसल्टिंग के, मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं कि सर मैंने वो वीडियो देखी थी, वो फ्रेंचाइजी ले ली, अब नहीं चल रही। तो मैंने कहा उस वीडियो में तूने सुना था, मैंने साफ साफ बोला था कि बिजनेस लेने से पहले पूरी तहकीकात कर लो, जांच पड़ताल कर लो और अच्छे तरीके से चेक करके लो। किया था? बोला नहीं, मैंने तो वीडियो देख के ले ली थी। तो फिर क्यों ली थी वीडियो देख के भाई? इस वीडियो में सारी बातें बताई गई कि नहीं बताई गई जरूरी नहीं है ना। कुछ तथ्य रह गए हों वीडियो बनाने में, कुछ चीज़ें हम नहीं बताई, हमने कुछ चीज़ें बताने के लिए ब्रांड ने मना कर दी। और हम लीगल पॉलिसी भी है कि हम ऑनलाइन क्या बता सकते क्या नहीं बता सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सब चीज़ें नहीं बता सकते हम ऑनलाइन। करेक्ट। मैं मेरे अंकल के पास फक यू मनी है। हाँ। फक यू मनी मतलब बहुत समझ गया मैं। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी ली एक और, है ना, वही खाने वाने की।
और उनको फिर वो ऑफिस गए, हेड ऑफिस में सीपी में उनके, और फ्रेंचाइजी बंद करानी थी। लेकिन उनके कुछ रूल्स थे कि आप ऐसे इतने टाइम तक बंद नहीं कर सकते, हाँ, और वो लॉस में चल रही थी। तो मैंने आज तक जो भी देखा है ना फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस में, लोग माइनस में जाते हुए देखा है, जो मैंने जाते हुए देखा है। ठीक है। क्या फ्रेंचाइजी मॉडल से कोई जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकता है? 100% कर सकता है। जनरेशनल वेल्थ की बात कर रहा हूँ। 100% कर सकता है सर। कोई एग्जांपल दीजिए आप। सर, आज शिकागो पिज्ज़ा है, मैंने ऐसे लोगों को जाना है जो एक फ्रेंचाइजी से शुरू किया था, आज 6-6, 8-8 फ्रेंचाइजी ले रखी है उन्होंने। ओके। ऐसे आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लो ना जो लॉन्ग टर्म तक चले। आप पॉपकॉर्न की फ्रेंचाइजी मत लो, आज चलेगा कल नहीं चलेगा। आप हमेशा स्टेबल बिजनेस में जाओ जो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और दूसरी एक बात और भी है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप फ्रेंचाइजी को समझ लो। फ्रेंचाइजी इज ए बिजनेस। आप किसी का ब्रांड नेम ले रहे हो, आप सीखो, समय लगाओ, देखो। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रांडिंग को देखकर फ्रेंचाइजी मत लो। जैसे किसी चीज की हवा चल रही है, आईपीओ की हवा चल रही थी, रिलायंस आईपीओ लेकर आया, खूब पैसे इकट्ठे किए, और जैसे ही आईपीओ लिस्ट हुआ, शेयर डाउन। अरे भाई, हवा में मत बहो, आप जमीन भी तो देख लो, रिसर्च कर लो पूरी। रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिसर्च। अगर आपने सही तरीके से रिसर्च नहीं की, आपने ये नहीं समझा कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लाइक आई एम ए प्योर वेजिटेरियन, और मुझे लग रहा है कि कोई चंपारण मीट की फ्रेंचाइजी है, बहुत बढ़िया चल रही है भाई, और उसमें पैसा भी कमा सकता हूं मैं, क्या मुझे लेनी चाहिए क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली आप समझो कि आप क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आपसे बेहतर कौन जानेगा। मैं कहूंगा ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो, और आपने आंख बंद करके वो बिजनेस कर लिए, फिर बोलोगे भाई आपने बोला था बिजनेस करने के लिए। आप अपने अंदर भी तो देखो कि वेदर यू आर रेडी फॉर दैट पार्टिकुलर बिजनेस और नॉट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपनी बड़ी है, अब वो फ्रेंचाइजी दे रही है, और उसका मार्केट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अब ऐसी कौन 3 सी नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, मतलब वो अपना सिस्टम प्रोसेस लेके आ रही है, एसओपी लेके आ रही है, केपीआईज लेके आ रही है, पूरा सिस्टम प्रोसेस लेके आ रही है, मतलब अच्छा होगा, कंपनी का नाम, रेपुटेशन सब अच्छा है। लेकिन ऐसी क्या 3 नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो होनी ही होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, हम ब्रांड के हिसाब से बात करें या प्रोडक्ट के हिसाब से बात करें? ब्रांड के हिसाब से लेके ब्रांड के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कोई फ्रेंचाइजी देता है तो उस फ्रेंचाइजी के लिए मेन पावर, बिजनेस को चलाने वाला मेन पावर होता है। आप ये देखो मेन पावर कहाँ से आ रही है। आज जो बिजनेस डूब जाते हैं ना, मैक्सिमम बिजनेस, फ्रेंचाइजी भी अच्छी है, ब्रांड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका एचआर सपोर्ट नहीं मिलता है, मेन पावर सपोर्ट नहीं मिलता है, इस वजह से बिजनेस नहीं चल पाते हैं। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी है, जो हेड शेफ है वही नहीं है आपके पास, आप अच्छा फूड सर्व ही नहीं कर पाओगे। सब कुछ अच्छा था, मैन पावर नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, वो किस तरीके से मार्केट कर रहा है। आज आपने फ्रेंचाइजी ली है तो पहला मैन पावर हो गया, दूसरी मार्केटिंग है। ठीक है, कि वो हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चीज़ें हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। अच्छा। क्योंकि अब समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का होना उतना ही ज़रूरी है, और ट्रेनिंग तो चाहिए हमेशा। तो टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो ब्रांड, और वो टेक्नोलॉजी आप तक हमेशा इम्प्रूव होकर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। और आज जितने भी लोग स्केल कर रहे हैं ना, विदाउट टेक्नोलॉजी कोई स्केल नहीं कर पाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और उस टेक्नोलॉजी को ट्रेन भी करना पड़ेगा। हाँ। आज भी बहुत सारे लोगों को ChatGPT चलाना नहीं आता होगा। हाँ, जैसे मैंने आपको दिखाया कि टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रेन करना है, बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी ट्रेन करना पड़ेगा, और वो सीखना जरूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मोस्टली बिजनेस ओनर को पता है कि एडवर्टीजमेंट चलाना ऐसे आना है, लेकिन तुम मुझे ट्रेन तो करो, तभी हमारा ROI इतना ज़्यादा है, क्योंकि हमने ट्रेन करा उस चीज़ को। आपने उस पर रिसर्च की है, आपने देखा, समझा। मतलब ये कोई बिजनेस में बोलता है ना, कोई एक बात बताओ जिससे बिजनेस चल जाए। मैंने कहा हो ही नहीं सकती। कोई नहीं है, एक बात नहीं हो सकती। हमेशा जब भी आदमी पैसे कमाता है, कॉम्बिनेशन से बनाता है। ट्रेनिंग सीधी नहीं होती है। ट्रेनिंग से पहले आपने रिसर्च की होगी, अपने कस्टमर्स को समझा होगा, आपने उनकी फील्स, इमोशंस को भी समझा होगा, उसके बाद ही तो ट्रेन किया ना। जो जिस लेवल पे होता है उससे उसी लेवल की बात होती है। हाँ, करेक्ट भाई। इसको अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं।
जैसे अभी ब्रांड की तरफ से देखा था, अब थोड़ा सा उस दूसरी तरफ से देख लेते हैं, वो बताइए भाई प्लीज थोड़ा सा। देखो सिंपल सी बात है कि जब ब्रांड मतलब फ्रेंचाइजी दे रहा है तो अपने इस फ्रेंचाइजी में क्या देखे, सबसे पहली चीज़ ये देखे कि उसके पास उतना कैपिटल है भी कि नहीं। आज कोई भी बिजनेस पहले दूसरे तीसरे महीने में प्रॉफिटेबल हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। आज मुझे लगा कि मेरे पास कोई XY पर्सन आया है, वो मेरी फ्रेंचाइजी में बड़ा इंटरेस्टेड है और मैंने सीधा उसकी फ्रेंचाइजी दे दी है, मैंने उसका फाइनेंशियल चेक ही नहीं किया। बहुत ज़रूरी है ना। पता चला 3 महीने लगातार लॉस में है और चौथे महीने वो बिफर गया कि मुझे फ्रेंचाइजी बंद करनी है। जब भी एक लोकेशन पर आपकी फ्रेंचाइजी बंद होती है, व्हाट्सोएवर द रीज़न, ब्रांड तो खराब होता है ना। तो आप हमेशा फाइनेंशियल चेक करके दो और सामने वाले को खुलकर बता कर दो कि 6 महीने का वर्किंग कैपिटल अंडर लॉसेस भी आपके पास होना चाहिए। भले मत खोलो, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 साल में आपको 200 ब्रांड खोलने हैं, 200 स्टोर्स खोलने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 ही खोलो, लेकिन ऐसे खोलो जो 200 साल तक चलाए, मतलब लॉन्ग टर्म चलाए आपका। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, वो समय कितना देगा। करेक्ट। अगर आप FOCO मॉडल में है या FOCM मॉडल में है तो आप समय दे रहे हो, लेकिन चूंकि मैंने बताया 95% से ज़्यादा लोग कर ही FOFO रहे हैं, तो वहाँ पर एक हेड पर्सन के पूरे समय की नीड है। फ्रेंचाइजी देने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये होता है कि हमारे पास लोग नहीं है जो उसको मैनेज कर सके। अदरवाइज तो आप बैंक से लोन ले लो, प्रॉपर्टी बेच के स्टोर खोल लो, कैसे भी खोल लो, आपको स्टोरी खोलना है तो मल्टीपल। करेक्ट। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ पर लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो ये समझे कि मेरा बिजनेस है, कि उसको ढंग से चलाएं, उसको ढंग से चलाएं। जहाँ ऑनर नहीं, वहाँ पर आपका धंधा खत्म। मतलब ऑनर या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई एक पर्सन तो होना चाहिए। तो वो आप देखिए कि वहाँ पर वो समय कितना देगा। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसका माइंडसेट उस बिजनेस को चलाने में है कि नहीं है। ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो ब्रांड को देखनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं है ना, मत खोलो फ्रेंचाइजी। ठीक है। कम एक्सपेंशन में खुश रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। भाई एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में, जैसे आपने 200 स्टोर बोला, अभी किसी का एक स्टोर है, ठीक है, अब उसके दिमाग में आ गया 100 स्टोर मुझे खोलना है, उसका मेंटल शिफ्ट क्या होगा? बेसिकली कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर उसका एक स्टोर है, 100 खोलेगा, तो मेंटल शिफ्ट उसे किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, या वो सोच सकता है ये चीज़ कि मैं 100 स्टोर खोलूंगा तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? बट ऑब्वियसली सारा सोचना चाहिए। आज 7-Eleven के 84,000 स्टोर हैं, मैकडोनल्ड के 42,000 स्टोर हैं, हम अमूल की बात करें तो 11,000 के आसपास फ्रेंचाइजीज हैं, आज रिलायंस ट्रेंड की बात करें तो 18,000 के पास स्टोर हैं। ये है ना। ऐसे हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं ना जिन्होंने 10,000 से ऊपर स्टोर्स खोले हैं। तो हम क्यों नहीं 100, 200, 500 कर सकते? गुजरना है किन किन चीज़ से पड़ेगा। आपको जो परेशानियां आती हैं ना, पहले 100 में ही आती हैं। अलग अलग तरह की परेशानियां आएंगी। सबसे पहला तो उसके बिजनेस को स्टार्टअप करने की, मतलब कोई भी चीज़, गाड़ी स्टार्ट करनी है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का एक सिस्टम बना लो। और जो सिस्टम है ना, SOP हम बोलते हैं, सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर, उसका आप आइदर वीडियो फॉर्म में, आइदर रिटन फॉर्म में बना लीजिए। जब तक आपने काम नहीं किया ना, तब तक फ्रेंचाइजी में जाओ मत। मतलब जाने से पहले कुछ तो तैयारी कर लो। ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में जो दिक्कतें आनी हैं, मान लीजिए वो सेटअप में दिक्कत आएगी, इंटीरियर कैसे बनेगा, इंटीरियर डिजाइनर कहाँ से आएगा, मशीनरीज कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है। रॉ मटेरियल मान लीजिए कोई यूज़ कर रहे हो, अगर आपको कोई स्पेशल पार्टिकुलर कोई रॉ मटेरियल है तो पार्टिकुलर रॉ मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मेरे यहाँ से ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा। ये सब चीज़ें देख लो, सीख लो। ये सब चीज़ें आपने कर ली, सेटअप करा लिया। सेटअप के बाद मार्केटिंग, कि किस तरीके से उसके पास पहला ग्राहक आए और किस तरीके से वो वेरिएबल ROI में आ जाए। फिक्स ROI तो बहुत दूर की चीज़ है। पहले एटलीस्ट जो महीने के खर्चे हैं उसके, हर महीने 1-2 लाख रुपए जो रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, मैन पावर में, अदर चीज़ों में लगा रहा है, पहले उतने तो उसके पूरे हो जाएं। वो किस तरीके से आएगा उसका पूरा सिस्टम बनाओ। हर कैलकुलेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि मान लीजिए मेरी फलानी फ्रेंचाइजी है जिसका महीने का 1,00,000 रुपया खर्चा है, तो और मैं एक पीस बेच के 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो मुझे 1000 पीस महीने के बेचने हैं। मतलब कि मुझे 33 पीस रोज के बेचने हैं, 33 पीस रोज के बेचने हैं। तो मुझे सपोज करिए कि 11, एक आदमी 3 पीस परचेज करता है, 11 ग्राहक चाहिए। 11 ग्राहक लाने के लिए मुझे कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी? इतनी से तो कैलकुलेशन है ना। अगर कोई ब्रांड इतनी से भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता तो फ्रेंचाइजी में मत जाओ। तो ये मार्केटिंग आप अपनी करो। मार्केटिंग करने के बाद अब उसको प्रॉफिटेबिलिटी पर लेकर जाओ। अब उसकी जो फिक्स्ड ROI है, जो इन्वेस्टमेंट लगाया है, वो किस तरीके से हम ASAP निकाल कर दें।
क्योंकि आज समझो कि अगर कोई साल 2 साल में अपनी फिक्स इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा तभी तो वो दूसरी फ्रेंचाइजी आपकी लेगा ना। जो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड का मैं नाम लेना यहाँ पर मैं उचित नहीं समझता। तो ऐसे ब्रांड्स जो अपनी मल्टीपल फ्रेंचाइजी जो लेते हैं, एक फ्रेंचाइजी एक ही ब्रांड की ली, उसी के आदमी ने दूसरी भी ले ली, तीसरी भी ले ली, चौथी भी ले ली। कब लेगा? जब उसकी फिक्स ROI उसकी निकल जाएगी। ठीक है। तो लेगेसी बिजनेस फ्रेंचाइजी में भी बनते हैं, आप बना सकते हो, पर कम बनते हैं ऐसा मुझे लगता है, यार नहीं बन सकते हैं ज़्यादा। 100% बन सकते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है। फ्रेंचाइजी ग्रे एरिया इन इंडिया, और इंडियंस को सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजी की नीड है। अच्छा, इंडिया में एजुकेशन अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन रेशो की बहुत कम है अभी भी। अच्छा, एजुकेशन के साथ साथ जो माइंडसेट है ना, वो नौकरी माइंडसेट ज़्यादा है। ये तो पिछले 15 सालों में थोड़ा चेंज हुआ है। अदरवाइज आप सोचो 2000 से पहले की, अगर आपके पापा भी बोलते तो क्या बोलेंगे? भाई अच्छी सी नौकरी लग जाए मेरे बेटे की। अच्छा, ये नहीं बोलते कि मेरा बेटा भैया एंटरप्रेन्योर बन जाए। करेक्ट है कि नहीं? तो अल्टीमेटली हम लोग जॉब माइंडसेट वाले लोग थे, अभी धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो फेज है ना, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन में जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो फ्रेंचाइजिंग ही है। सबसे बढ़िया चीज़ है फ्रेंचाइजिंग, क्योंकि आपको एक सीखा सिखाया पढ़ा लिखा आदमी मिल रहा है काम करने वाला। करेक्ट भाई। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, मैंने ना, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है ना, मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी फेल इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखोगे, अगर 100 ब्रांड आए होंगे तो उसमें से 10 चल रहे होंगे, बाकी फेल हुए होंगे। नहीं, ऐसा बहुत नहीं चलते हैं सर। देखो ये ना, कई बार क्या होता है, हमारा ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कि मैं घूमने कश्मीर गया, ठीक है ना, और कश्मीर में मेरे सामने पठानकोट वाला केस हो गया। ठीक है, हाँ। मुझे क्या लगा? ठीक है कि कश्मीर बहुत बेकार जगह है, लेकिन 1 लाख लोग घूमने गए और अपनी अच्छी अच्छी यादें लेकर आए। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के। अदरवाइज चूंकि मैं पिछले 8 साल से मल्टीपल बिजनेस को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फेलियर्स नहीं होते, हर जगह फेलियर्स होते हैं। फ्रेंचाइजी में भी फेलियर्स दबा के होते हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से जांच पड़ताल करके, सही तरीके से एनालिसिस करके अगर कोई ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली है और मैं कहता हूँ ब्रांड फेल भी हो गया, तो आपके पास बिजनेस तो है ना। जैसे सपोज करो कि आपने एक रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ली, XYZ रेस्टोरेंट था, आपने उसकी फ्रेंचाइजी ली, फ्रेंचाइजी चलाई आपने 4-6 महीने, उसके बाद वो रेस्टोरेंट इंडिया छोड़ के चला गया, बाहर का रेस्टोरेंट था। ठीक है, तो वो ब्रांड नेम ही तो गया है ना। आपके पास वो बकायदा पूरा सेटअप तो है ना, तो क्या आप चला सकते हो, नहीं चला सकते उसको? समझ गया भाई। एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है, घूमना, रोटेट होना, है ना। तो जब कोई फ्रेंचाइजी खोल रहा है, उसको अपने दिमाग में क्या रखना है कि भाई इतना कैश फ्लो आया है, इतना कैश फ्लो जाएगा, और री इन्वेस्ट कितना करना है। ये बहुत लोग सोचते हैं इसके बारे में, इतना बिजनेस आ गया, इतना प्रॉफिट बना लिया, लेकिन री इन्वेस्ट कितना करना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि सारा पैसा भी तो नहीं डाल सकता ना वो, तो कितना, क्या घर भी तो चलाना है ना। हाँ, देखो, री इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको रॉ मटेरियल्स के लिए री इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए, प्रमोशन के लिए चाहिए। मशीनरी खराब हो गई तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि आपको 20% अमाउंट, अच्छा, हमेशा कंटिजेंसी में डाल देना चाहिए कि 20% जितना प्रॉफिट आ रहा है, इसका 20% मैं मार्केटिंग एंड कंटिजेंसी में डाल देता हूँ। भैया ये पैसा तो मुझे मार्केटिंग में री इन्वेस्ट करना है हमेशा। अब आप एक और इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं, एक फ्रेंचाइजी ने या एक किसी भी मॉडल ने इस तरीके से देखते हैं, 100 रुपये बनाए, अब 100 रुपये को डिवाइड करो परसेंटेज के हिसाब से, आप कैसे करोगे? किसी ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, सबसे पहले देखो 50 रुपये वो घर लेके जाएगा। ठीक है, उसको घर चलाना है। ठीक है ना, 50 रुपये वो घर लेके चला गया, बाकी 50 रुपये बचे। 50 रुपये में से 20 रुपये उसको मार्केटिंग में डाल देने चाहिए, ताकि दोबारा से 100 के अगले महीने 120 आ जाएं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं डालेगा अगर वो 20 रुपये, तो फिर वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। उसमें से 10 रुपये या 15 रुपये उसको डाल देने चाहिए कंटिजेंसी फंड में, कि अगर कल को मशीनरी खराब हुई, कोई दिक्कत आई, कोई एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी इशू आया, तो वो इस इशू के लिए मेरे पास अलग से फंड हो। इमरजेंसी फंड बोलते हैं इसको, ठीक है। इमरजेंसी फंड मेरे पास रेडी है, और 15% आप अपने एम्प्लॉय वेलफेयर पे लगाओ, अपने आप को अपग्रेड करने पर लगाओ, अपनी चीज़ों को और बेहतरीन करने पर लगाओ, मतलब अपने इन हाउस खर्च करो, ताकि आप अपनी अंदर की चीज़ें चेंज कर सको, अपने आप को बेटर ऑफ कर सको। बस इतना ही करना है, बाकी सब चीज़ें तो आप पहले से कर ही रहे हो ना। मैं नेट प्रॉफिट में से बात कर रहा हूं। मैं नेट प्रॉफिट का मतलब है कि आपने पहले ही अपना रॉ मटेरियल का, एम्प्लॉय सैलरी, रेंट एंड एवरीथिंग आप पहले ही निकाल चुके हो सारा कुछ। ठीक है।
ठीक है भाई, इतना मुझे ज्ञान नहीं था फ्रेंचाइजी के बारे में कि भाई इतनी सारी चीज़ें होती है, फोको पोको ये सब इतना सारा डीप में। आज आपसे मुझे बहुत सारी चीज़ जानने को मिली। अब थोड़ा सा ना सरकार की तरफ बढ़ लेते हैं, जीएसटी की तरफ। कुछ तो नए रूल आए, और मैं जब आपका यूट्यूब देख रहा था तो आपने जीएसटी के ऊपर अभी भी ताजी वीडियो बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, थोड़ा सा उसके बारे में। पहले 18% था, 28% था, 10%, 5% जितने भी थे स्लैब थे। अभी क्या अपडेट आया है, किन लोगों का क्या क्या चेंज हुआ है, थोड़ा सा वो बता दीजिए भाई। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। 28%। अब गवर्नमेंट ने 12% और 28% को खत्म कर दिया है। 12% और 28% को खत्म कर दिया है। 5% और 28%, सॉरी 5% और 18% रह गया है। ठीक है, ठीक अब है। जो इसके अलावा 2 नए स्लैब आ गए। 0% में भी बहुत सारी चीजें चली गई, अच्छा, और बहुत सारी चीजें 40% में भेज दी। 40% भी निकाला है नया, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट को 93,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है जब वो 12% और 28% को खत्म कर रहे हैं। तो 93,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। अब इस लॉस की भरपाई तो करनी है, तो अब इस लॉस की भरपाई कैसे करी? एक 40% का नया स्लैब ले आए। जितने भी ऐसे सिन प्रोडक्ट्स है, टोबैको, वाइन्स, जितनी भी ऐसी चीजें, गेमिंग का भी हुआ है। गेमिंग, बिल्कुल गेमिंग। अगर मैं बात करूँ हॉर्स रेसिंग, जो अल्ट्रा HNI वाली चीजें हैं और सिन प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कहाँ चली गई? 40% में चली गई। भाई एक बात बताओ, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स 40% पे। लग्जरी वाली जो चीजें थी वो जो 28% थी वो 18 में गई है, 18 में गई। देखो, अब लग्जरी किसको बोलते हो? एक आदमी जो मोटरसाइकिल पे चलता था, उसको सेंट्रो गाड़ी ले ली या मारुति की एक अल्टो ले ली, वो उसके लिए लग्जरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, गाड़ी की एसेसरीज आती है, उस पर 28% लगता है। 18 हो गया है। किसी भी एसेसरी पे 28 से 18 हो गया है। अच्छा। हर तरह की एसेसरी पर। लेकिन गाड़ी में 2 तरह के रूल्स आ गए। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम बायर है कोई गाड़ी का, तो 1200 सीसी या उससे कम की गाड़ी परचेज करता है। मतलब हम बात करें 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख वाली गाड़ी परचेज करता है। अच्छा, अगर मैं अच्छा, प्राइस टर्म में बात करूँ तो, ठीक है ना, तो उस पर तो 18% हो गया है। लेकिन अगर कोई 1400 सीसी, 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी परचेज कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी कार की बात करें जो 1500 सीसी में हो, चाहे वो क्या बोले XUV 700 हो, इनोवा है, ठीक है, तो ये सारी, इन सारी गाड़ियों पे कितना 1400 सीसी से ऊपर की गाड़ी है सारी की सारी, इन सब पर 40% टैक्स लगेगा। और तो अल्टीमेटली अब इनोवा कौन परचेज करेगा? जिसके पास पैसा है, जिसको अपनी प्रेस्टीज दिखानी है, जिसको अपना एक क्या कहें कि एक अपना स्टेटस दिखाना है। तो स्टेटस के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी में जो बदलाव लेकर आया, कॉमन मैन के लिए है, ये रिच पर्सन के लिए नहीं है। तो भाई रिच तो मरी गया फिर, कमा रहा है, गवर्नमेंट को लगता है तो कमा रहा है, वो तो दे ही देगा कहीं से भी। तो गाड़ियाँ तो महंगी होंगी ना फिर। गाड़ियाँ जो हाई थोड़ी स्टेटस वाली गाड़ियां हैं, जो हेवी कार्स हैं, वो महंगी होंगी। चलो मैं बच गया भाई, मैंने पहले ले ली। नहीं, अभी 10 दिन है आपके पास। 22 सितंबर से पहले अच्छा। पुराने वाला स्लैब है, 22 सितंबर के बाद नया स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी होना है। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, पैकेजिंग चीज़ों के ऊपर 5% हो गया। जो पहले 12% था, उस पर 5% हो गया है। अगर मैं कॉमन आदमी की बात करूँ ना, महीने का 2,000 से लेकर 3,000 रुपये इस जीएसटी की वजह से बच रहा है। एक कॉमन आदमी जो लाख रुपए से कम सैलरी कमा रहा है, उसके 2 से 3,000 रुपये बच रहे हैं। लेकिन अगर वो गेमिंग में, टोबैको में, सिगरेट्स में या इस तरह की चीज़ों में अगर वो कंजम्पशन ज़्यादा है अगर उसका, तो उसको 28 से 40, 12% महंगा हो जाएगा उसके लिए। तो दोनों चीज़ें हैं। अब ये बैलेंसिंग हुई है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो। तो ठीक है, मतलब सरकार ने अच्छा भी करा है और एवरेज मान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छा ही है। अगर आज कोई रोलेक्स की घड़ी खरीद रहा है, मान लो 20 लाख रुपए की, अगर उस पर 28 से 40 हो गया सपोज करो जीएसटी अगर, तो वो क्या 20 लाख की जगह 22 लाख पे कर सकता है? कर देगा। उसके पास पेइंग कैपेसिटी है। अदरवाइज घड़ी तो 10,000 वाली काम कर ही रही है ना। तो इसका मतलब फिर जो लग्जरी आइटम है वो बाहर से लेना ज़्यादा सही रहेगा फिर। अब वो लोग लेकर आएंगे बाहर से, वो तो होता है, शुरू से होता है वो तो। इवन फोन के साथ भी तो होता है, जब कोई हमारे रिश्तेदार जाता है कहीं दुबई जा रहा है, लंदन जा बाहर रहा से लेके आते हैं लोग, इवन दो एयरपोर्ट पे सस्ते मिल रहे होते हैं। करेक्ट। आशीष भाई, मज़ा आ गया यार आपसे बात करके। मैं एक बारी ऑडियंस को बोल दूं, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। और आपका जो भी क्वेश्चन शायद मैंने कवर नहीं करा और आप बहुत इंटरेस्टेड हो कि मैं आशीष भाई को दोबारा बुलाऊं, तो कमेंट कर देना और 2.0 लिख देना। आशीष भाई यार, मज़ा आ गया। कोई आखिरी नोट आप बोलना चाहते हो? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, देखो, एक व्यापार से 100 परिवार पल सकते हैं, एक नौकरी से 2 परिवार नहीं पल सकते।
तो व्यापार को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एज ए इंडियन हम जितना बिजनेस करेंगे उतनी हमारी जीडीपी आगे बढ़ेगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और भले फ्रेंचाइजिंग हो चाहे अपना बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस करो, बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस करके आपका एक तो माइंडसेट डेवलप होता है, आप अपनी जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाते हो। आप मान लो कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, क्या आपकी आने वाली जनरेशन उस नौकरी को कर सकती है क्या? लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके आने वाली जनरेशन उस बिजनेस को ज्वाइन कर सकती है ना। आप लिगेसी बिजनेस में छोड़ सकते हो, जॉब में आप लिगेसी नहीं छोड़ सकते। करेक्ट। तो बिजनेस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो तो आप कंट्रीब्यूशन करोगे इंडिया को ग्रो करने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच भाई, एंड रियली अप्रिशिएट आप आए इतने दूर से एंड इतना फ्रूटफुल कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे लग रहा है जो काम आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप कोचेज को, कंसल्टेंट्स को, B2B बिजनेस ओनर्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, उनको सही दिशा दिखा रहे हो, यही दिशा की ज़रूरत है हर इंडस्ट्री में। मैं चाहे किसी भी इंडस्ट्री की बात नहीं करूँ, चाहे फ्रेंचाइजी की हो, चाहे कोचिंग की हो, किसी भी इंडस्ट्री में हर तरीके के लोग हैं। सही लोगों की कमी है। अगर सही लोग आगे आ जाएंगे ना तो हर कोई पैसा कमा लेगा। सही बात है। थैंक यू सो मच भाई, रियली अप्रिशिएटेड, एंड जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू। आई होप आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें हमने बताया है कि हमारे क्लाइंट सलमान ने सिर्फ 4 दिन के अंदर 85 लाख रुपीस कैसे करे। यहाँ पे साइड में ये वाला वीडियो आ रहा है, जाके देखो कि उन्होंने अपने बिजनेस को किस तरीके से स्केल किया है। मैं मिलता हूँ आपसे इस वाली वीडियो में।